मैंने अपनी जर्नल में बस एक लाइन लिखी, मुझे 10 बिलियन कमाने हैं। लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों के पास एक और जर्नल पड़ी थी, बिल्कुल मेरी जर्नल जैसी। जब मैंने उसके अंदर पढ़ा तो मेरा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। उसमें लिखा था, प्यारे दादाजी, मुझे आपका ये नोटबुक आपके सामान में परफेक्टली प्रिजर्व मिला। मैंने आपका आइडिया देखा, आप एक जीनियस हैं। टेक्नोलॉजी अब ऑब्जेक्ट्स को टाइम में वापस भेज सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक फेटल फ्लॉ है, ये बेतहाशा एक्सपेंसिव है। हमारी फैमिली की गरीबी बदलने के लिए मैंने अपना आखिरी पैसा खर्च करके आपको ये आंसर जर्नल भेजने का फैसला किया है। ये आंसर जर्नल आपके क्वेश्चन नोटबुक से एग्जैक्टली मैच करती है। दोनों में एग्जैक्टली 100 पेजेस हैं और हर पेज आपके नोटबुक के मैचिंग पेज से मेल खाता है। उस पेज के क्वेश्चन का जवाब देता है। जो पेज आप अभी पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नोटबुक के पेज 1 का जवाब है। पहली फॉर्चून कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जिस दिन आप ये पेज लिखेंगे उसके 3 दिन बाद नॉर्थ में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। वो कॉन्फ्लिक्ट जोन एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, इसलिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $30 पर बैरल से उछलकर $150 पर बैरल हो जाएंगी। और ये सब 21 दिनों में होगा। मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि इससे पैसे कैसे कमाने हैं, है ना? एक आखिरी बात, चाहे कुछ भी हो, इस जर्नल में आगे के पेजेस मत पलटना। पहले अपने नोटबुक में अपना क्वेश्चन खुद लिखो और उसके बाद ही आंसर जर्नल के मैचिंग पेज पर जाओ। अगर तुमने आगे स्किप किया तो उसके बाद के हर पेज परमानेंटली ब्लैंक हो जाएंगे और तुम्हें कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। मैं इन दोनों जर्नल्स को देखकर वहीं खड़ा रह गया। मेरा जाव लिटरली ड्रॉप हो गया। ये शॉक तो वर्ड से भी बियॉन्ड था। जो दिल में होता है वो इको बनकर वापस आता है। किसी ने एक्चुअली मेरी विश सुनी और फ्यूचर से जर्नल भेज दी। ये तो कंप्लीटली इंसेन है। मैंने अपना फोन निकाला और जल्दी से इंटरनेशनल न्यूज स्कैन की। दुनिया में पूरी तरह पीस थी। होराइजन पर वॉर का एक भी हिंट नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जर्नल से एग्जैक्टली मैच कर रही थी। $30 पर बैरल। अगर जर्नल सही है और प्राइस 21 दिनों में $150 पर बैरल पहुंच जाती है तो ये पूरे 5 गुना बढ़ोतरी है। बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन मेरे सामने रखी जर्नल मुझे लगातार याद दिला रही थी कि ये रियल है, ये कोई ड्रीम नहीं है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में ऑल इन जाओ। लेकिन क्या हो अगर जर्नल की इंफॉर्मेशन गलत हो तो मैं सब कुछ खो दूंगा। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने एक बार और टेस्ट करने का सोचा, ये देखने के लिए कि क्या ये फ्यूचर की जर्नल सच बोल रही है। मैंने क्वेश्चन नोटबुक का पेज 2 खोला। मैंने पेन उठाया और लिखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? कोई ऐसी न्यूज बताओ जो अभी तक हुई नहीं है। ये लिखने के बाद मैंने एक डीप ब्रेथ ली और आंसर जर्नल उठाई। अगला पेज यानी पेज 2 खोला। ठीक है, तुम्हारे लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। आज दोपहर 3:29 पर जापान के होकाइडो के वाटर्स में मैग्नीट्यूड 5 का अर्थक्वेक आएगा। मैंने पढ़ना खत्म किया और फोन निकाला। उस वक्त एग्जैक्टली दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने न्यूज सर्च की, एक भी ट्रेस नहीं मिला। मैं एंक्शियसली आधे घंटे तक वेट करता रहा, नॉन स्टॉप रिफ्रेश करता रहा। फिर चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क ने एक ब्रेकिंग अलर्ट पोस्ट किया। ये कॉन्फर्म किया गया है कि आज दोपहर 3:29 पर जापान के होकाइडो के वाटर्स में कोऑर्डिनेट्स 142 ईस्ट 45.8 नॉर्थ पर मैग्नीट्यूड 5.9 का अर्थक्वेक आया है। मैंने जोर से फिस्ट पंप किया। अर्थक्वेक एक्चुअली हो गया। लोकेशन और टाइम दोनों डेड ऑन एक्यूरेट थे। करंट टेक्नोलॉजी से इतने एडवांस में अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। लगता है आंसर जर्नल सच में मेरे डिसेंडेंट्स ने फ्यूचर से भेजी है और इस जर्नल की वजह से हिस्ट्री में एक भी चीज नहीं बदली। सब कुछ अभी भी एग्जैक्टली स्केड्यूल पर चल रहा है। ये मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल न्यूज थी। हिस्ट्री शिफ्ट नहीं हुई, मतलब जर्नल की फ्यूचर की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। 3 दिनों में नॉर्थ में सच में वॉर शुरू होगी और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 30 से $150 तक स्काई रॉकेट करेंगी। अब प्लानिंग का टाइम था। 21 दिनों की विंडो में मेरी कैपिटल 5 गुना बढ़ सकती है। लेवरेज ऐड करो तो रिटर्न्स की कोई सीलिंग ही नहीं है, लेकिन इन सबके लिए एक सॉलिड अमाउंट की स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। खुशकिस्मती से मुझे कॉलेज छोड़े 3 साल हो गए हैं। मैंने खुद ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन मेरी फैमिली वेल ऑफ है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रेंजन में एक अपार्टमेंट और एक कार खरीद कर दी है। अब जब मेरे पास फ्यूचर की इनसाइडर नॉलेज है तो मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए ऑब्वियसली ऑल इन जाना है। रही बात फैमिली से पैसे मांगने की, तो मैंने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया है। फ्यूचर जर्नल का सीक्रेट मैं किसी को रिवील नहीं करने वाला। अगर मैंने सडनली फैमिली से इंटरनेशनल फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए पैसे मांगे तो वो शायद सोचेंगे मैं किसी स्कैम में फंस गया हूं। न सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो मेरी कार और अपार्टमेंट भी लॉकडाउन कर सकते हैं। और अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट विंडो मिस कर दी तो जर्नल की इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगी। कौन जानता है कब अगला मौका मिलेगा। माइंड मेड अप होने के बाद मैंने तुरंत एक्शन लिया। बैंक से कांटेक्ट किया और अपनी अपार्टमेंट और कार को कोलैटरल के रूप में रखने की कोशिश की। कॉल्स का एक राउंड होने के बाद जवाब सेटिस्फाइंग से बहुत दूर था। मार्केट वैल्यू पर मेरी अपार्टमेंट और कार की कीमत रफली 45 लाख युआन है, लेकिन मेरी वीक रीपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए बैंक इन एसेट्स के अगेंस्ट सिर्फ 30 लाख ही दे सकता था और अप्रूवल प्रोसेस में कम से कम 1 हफ्ता लगता। मेरे लिए अभी टाइम ही मनी है। बैंक लोन क्लियरली काम नहीं आने वाला, इसलिए सबसे सिंपल और डायरेक्ट ऑप्शन था कि अपार्टमेंट और कार दोनों बेच दो। मनी टॉक्स और रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। अगले ही दिन तक दोनों के लिए बायर्स मिल गए। कुल मिलाकर 45 लाख की एसेट्स 40 लाख कैश में बिक गई और पैसे तुरंत अकाउंट में आ गए। क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी, प्राइस थोड़ी कम रही, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था ये 40 लाख तो बस एक टाइनी लेवर है। मुझे बस एक फुलक्रम दो और मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा, एक मिरेकल क्रिएट करूंगा। जैसे ही मैं बायर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था, मेरा फोन सडनली रिंग हुआ। मैंने उठाया और दूसरी तरफ से सेरेना की मीठी फ्लर्टी आवाज आई।
बेब क्या कर रहे हो? मैंने फोन को चिन के नीचे दबाया। सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बोला, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। क्या बात है बेब? दूसरी तरफ सेरेना को क्लियरली कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो उसी मीठी आवाज में बोलती रही, बेब आज मॉल में मैंने गुच्ची बैग देखी, इतनी सस्ती है, बस कोई 20,000 की, मुझे ये गिफ्ट में चाहिए। सेरेना को पता है मेरी फैमिली के पास पैसे हैं, मैंने हमेशा उसे लग्जरी गिफ्ट्स दिए हैं, इसलिए वो अभी चार्म ऑफेंसिव लॉन्च कर रही है। लेकिन मैंने तो अभी अपनी अपार्टमेंट और कार फ्यूचर्स मार्केट के लिए कैपिटल रेज करने को बेची है। जब जरूरत हो तभी हमें यूज करो, अभी 20,000 खर्च करो तो 21 दिनों में मेरे रिटर्न्स 1 मिलियन कम हो सकते हैं। इसलिए मैंने उसे मना किया, बेब मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, कुछ दिनों में पैसे आते ही तुम्हारे लिए खरीद दूंगा सबसे एक्सपेंसिव वाली डील। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैंने मना किया, सेरेना का पूरा मूड फ्लिप हो गया। वो स्नैप कर गई, मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी चाहिए। टैनिया के बॉयफ्रेंड ने उसे ऑलरेडी दिला दी, अगर मेरे पास नहीं होगी तो वो मुझ पर वन अप करेगी। मैंने एक्साइटली और पेशेंटली उसे काम डाउन करने की कोशिश की। बेब प्लीज, मेरे पास अभी कोई स्पेयर कैश नहीं है, जैसे ही फंड्स आएंगे तुरंत दिलाऊंगा, ओके? नहीं, तुम्हारे पास ऑब्वियसली पैसे हैं और तुम मुझ पर खर्च ही नहीं करना चाहते। चीपस्केट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और बस ऐसे ही सेरेना ने गुस्से में फोन काट दिया, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। मैंने ऑकवर्डली सिर हिलाया, खुद भी थोड़ी इरिटेशन फील हुई। एक गर्लफ्रेंड के रूप में सेरेना सब बॉक्सेस चेक करती है, फेयर स्किन, गॉर्जियस फेस, लेग्स फॉर डेज। कॉलेज में जब हम दोनों थे तब उसके पीछे लड़कों की कमी नहीं थी। आखिर में मेरी लुक्स और मेरी फैमिली की वेल्थ ने उसका दिल जीता। हम दोनों 3 से 4 साल से साथ हैं, प्रैक्टिकली एंगेजमेंट स्टेज पर है। लेकिन सेरेना में एक फ्लॉ है, वो बहुत ज्यादा वैन है, कंपीट करना पसंद करती है और हर तरह के लग्जरी ब्रांड की दीवानी है। हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखती है। अगर मेरी फैमिली वेल ऑफ नहीं होती तो ये कीप अप करना पॉसिबल ही नहीं होता। एक बार जब ये ऑयल फ्यूचर्स वेव राइड हो जाएगी, जो भी बैग वो चाहे दिला दूंगा उसे। अपने आप से कुछ वर्ड्स बुदबुदाते हुए मैंने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन पिंग हुई। मैसेज कॉन्फर्म था, सेल से 40 लाख कैश डिपॉजिटेड। ये ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में एक बार आती है। जितना पॉसिबल हो उतना प्रिपेयर्ड रहना बेहतर है। रुको, डेवन, उसने जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वो पहले वापस लेने चाहिए, बाद में अगर उसे जरूरत हो तो फिर दे सकता हूँ। डेवन का ख्याल सडनली आया और मेरी आईज चमक उठी। मैंने फोन निकाला और उसे वीडियो कॉल किया। डेवन मेरा चाइल्डहुड बडी है, हम दोनों साथ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल गए। लेकिन डेवन के ग्रेड्स काफी खराब थे और वो कॉलेज नहीं जा सका, इसलिए उसने जल्दी वर्कफोर्स ज्वाइन कर लिया। मेरी तुलना में डेवन की फैमिली बहुत कम वेल ऑफ थी, इसलिए जब भी हम डिनर के लिए बाहर जाते या क्लब्स जाते तो हमेशा मैं ही बिल उठाता था। कभी कभी जब डेवन कैश में टाइट होता तो मैं उसे अपने पैसे उधार दे देता था। भले ही हर लोन ज्यादा नहीं था, बस 3 से 5 हजार एक बार में, लेकिन पिछले कुछ सालों में सब मिलाकर 1 लाख से ज्यादा हो गया था। वीडियो कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। डेवन का फेस स्क्रीन पर आया, उसने एंथुसियास्टिकली ग्रीट किया। रे क्या चल रहा है, आज रात ड्रिंक्स पर चल रहे हो? मैंने स्माइल करते हुए कहा, आज मेरे पास कुछ काम है, ड्रिंक्स फिर करते हैं। मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि पूछना था, क्या तुम मेरे पैसे वापस कर सकते हो? डेवन फ्रीज हो गया, उसके फेस पर क्लियरली अनॉयंस आ गई, उसकी टोन स्टिफ हो गई। वापस करूं? क्यों? उसके ब्लंट वर्ड सुनकर मैं ऑलमोस्ट डिसबिलीफ से हंस पड़ा। कर्ज लो, वापस करो, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुमने मेरे पैसे लिए हैं और मैं वापस मांग रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? उसके फेस को देखकर कोई भी सोचता कि मैं ही उसका कर्जदार हूँ। मैं अनॉयड था, लेकिन अच्छे मैनर्स ने मुझे ब्लो अप करने से रोका और सालों की दोस्ती ने कॉन्फ्रंटेशनल होना मुश्किल कर दिया, इसलिए मैं पेशेंट रहा। देखो यार, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मुझे सच में कैश चाहिए। मैंने अभी हमारी मैसेज हिस्ट्री चेक की, बस पिछले 1 साल में तुमने मुझसे 1 लाख से ज्यादा उधार लिया है। बताओ क्या करते हैं? चेंज भूल जाओ, बस 1 लाख वापस करो। फेयर है ना? जो चेंज में माफ कर रहा हूँ वो एक्चुअली कम नहीं है, करीब 10,000 के आसपास। लगा मैं बहुत जनरस हूँ, लेकिन डेवन ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज कोल्ड थी। रे कम ऑन, ये कूल नहीं है। तुम्हारी फैमिली के पास तो ढेर सारा पैसा है, कुछ जरूरत पड़ी तो उनसे मांगने की बजाय मुझ जैसे ब्रोक बंदे को स्क्वीज कर रहे हो। ये थोड़ा मेस्ड अप है। मैं मेस्ड अप हूँ। मैं ऑलमोस्ट प्योर रेज से हंस पड़ा। इसकी एब्सर्डिटी ने मेरे एंगर को कुछ कोल्डर कर दिया। मैंने कहा, मेरी फैमिली का बिजनेस भी रफ पैच में है, वो हेल्प नहीं कर सकते। देखो, पैसे रेज करने के लिए मैंने अपनी अपार्टमेंट और अपनी कार बेच दी। मैंने अपना फोन शिफ्ट किया, कैमरा को अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट किया। वहां क्लीनिंग क्रूज और मूवर्स काम में बिजी थे। कोई भी देख सकता था कि ये जगह अब किसी और की होने वाली है। ये देखकर डेवन की आवाज सरप्राइज में कई पिचेस ऊपर चली गई। तुमने एक्चुअली अपनी अपार्टमेंट और कार भी बेच दी। जब मैं बाहर गर्ल से मिलने जाऊंगा तो क्या ड्राइव करूंगा? जैसे उसे खुद एहसास हो गया कि ये कितना रिडिकुलस लग रहा है। डेवन रुका और उसके फेस पर बैरली कंसील्ड खुशी आ गई। रे, क्या तुम बैंकरप्ट हो गए? मैंने कंफर्म किया, न डिनाई किया। बस डेवन को स्क्रीन पर देखा और कहा, खुद देख सकते हो, मुझे डेस्परेटली पैसों की जरूरत है। क्या तुम अभी वो 1 लाख वापस कर सकते हो? लेकिन डेवन पहले से भी ज्यादा फर्म हो गया, तो उसने इम्पेशेंटली कहा, रे तुमने अपार्टमेंट बेच दी, ऑब्वियसली ब्रोक हो। मेरा 1 लाख तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है। वापस करने की बजाय इसे वेस्ट करने दो। क्यों ना मुझे रखने दो, एक गरीब को हेल्प करो। इतने सालों बाद हम तो बेसिकली ब्रदर्स हैं। देखो, बस करो, मांगना बंद करो। मैं डेफिनेटली वापस नहीं करूंगा, बाय। और बस क्लिक।
डेवन ने क्लीन और कोल्ड तरीके से फोन काट दिया। मैं वहीं स्टंट खड़ा रह गया। कोई इतना शेमलेस कैसे हो सकता है? जो उधार लेता है वो इस तरह बिहेव करे जैसे वो मुझ पर फेवर कर रहा हो, और जो उधार देता है वो मिन्नतें करे। ये कैसी दुनिया है? अभी मुझे एंगर भी नहीं आ रहा था, बस सब कुछ अब्सर्ड लग रहा था, ऑलमोस्ट सरियल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेवन के माइंड में इतने सालों की फ्रेंडशिप 1 लाख के सामने टिक नहीं पाएगी। मैं उसकी थिंकिंग प्रीटी मच रीड कर सकता था। अब जब मैं बैंकरप्ट हूं तो मैं कभी वो नहीं रहूंगा जो डिनर्स और ड्रिंक्स के लिए पे करे, क्लब्स में गर्ल्स पिकअप करने जाए या उसे और पैसे उधार दे। एक ब्रोक वर्जन ऑफ मी उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए डेवन के लिए मेरी सारी वैल्यू खत्म हो गई। इतनी क्लीनली मुझे कट ऑफ करना, ब्रिज भी जला देना, एक्चुअली उसकी लॉजिक में सेंस बनता है। आखिर इस दुनिया में किसी से उधार दिए पैसे वापस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वरना इतने डेड बीट्स क्यों होते? और ऊपर से डेवन को दिए लगभग हर लोन का डिजिटल ट्रांसफर था, कोई रिटर्न आईओयू नहीं था। डेवन को ये नहीं पता कि मैं बिल्कुल बैंकरप्ट नहीं हूं। मैं अपने गेन्स मैक्सिमाइज करने के लिए जितनी हो सके उतनी कैपिटल रेज कर रहा हूं। 1 मंथ बाद जब मैं इस ऑयल फ्यूचर्स रन पर कैश आउट करूंगा तो डेवन के फेस का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। मेरा प्लान है कि उस वक्त पैसे न बचाऊं, बेस्ट लॉयर हायर करूं, डेवन को कोर्ट में घसीटूं और एक एक पैसा वापस लूं। अगर क्रूअल्टी का जवाब काइंडनेस से दो तो काइंडनेस का जवाब क्या होगा? काइंडनेस का जवाब काइंडनेस से, और क्रूअल्टी का जवाब जस्टिस से। डेवन के पैसे अभी तो वापस नहीं मिलने वाले। मेरी फिंगर फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल हुई और एक और फ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर पर रुकी, ट्रेविस। डेवन की तरह ट्रेविस भी कई सालों का दोस्त है। उसने डेवन के 1 लाख जितना नहीं लिया, लेकिन टाइम के साथ वो भी 10,000 से ज्यादा हो गया है। मैंने सोचा पहले ट्रेविस के पैसे वापस ले लेता हूँ। आखिर ऑयल प्राइसेस पीक होने में अभी 1 मंथ बाकी है और मुझे बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश हाथ में चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेविस ने जैसे ही कॉल उठाई वो ऑफेंसिव पर आ गया। रे, सुना तुम बैंकरप्ट हो गए। मैं अंदर से चीख रहा था। ये सारी बैंकरप्सी की बात डेवन का गेस मात्र है और अभी कुछ ही मिनट्स हुए हैं, फिर भी ट्रेविस को पहले से पता है। ऑब्वियसली डेवन ओवर टाइम में काम कर रहा है, जिसे भी रीच कर सकता है उसे वर्ड स्प्रेड कर रहा है। गुड न्यूज घर पर रहती है, बैड न्यूज बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। मैंने साई ली और कहा, डेवन ने तुम्हें ये बताया है ना? ये सच नहीं है, वो नॉनसेंस छोड़ो। मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि पूछना था, क्या तुम मुझसे लिए 10,000 से ज्यादा वापस कर सकते हो? मुझे अर्जेंटली चाहिए। दूसरी तरफ ट्रेविस ने आई न्यू इट टोन में जवाब दिया, रे, मेरा खुद इस मंथ का क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा। मैं एक्चुअली तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि हेल्प करो। कितना फनी है। मेरा दिल डूब गया। मुझे पता था ट्रेविस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं बैंकरप्ट हूं और उस 10,000 को परमानेंटली राइट ऑफ करने का प्लान बना लिया था। बिना एक और वर्ड वेस्ट किए मैंने कॉल काट दी। दुनिया कोल्ड हो गई है और लॉयल्टी मर चुकी है। मैं साइलेंटली फ्यूम करता रहा। अगर मैंने कभी किसी को फिर से पैसे उधार दिए तो मैं फूल हूं। बस रुको, अभी मेरे पास तुम लोगों से डील करने की एनर्जी नहीं है। जैसे ही ऑयल फ्यूचर्स प्ले खत्म होगी, तुम हर एक पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, ये जानते हुए कि और किसी को कॉल करना पॉइंटलेस होगा। मैंने ज्यादा कैपिटल गैदर करने का आइडिया छोड़ दिया। इसके बजाय जो मेरे पास ऑलरेडी था उससे ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने ओवरसीज ट्रेडिंग ऐप खोला और क्रूड ऑयल फ्यूचर्स इंटरफेस में एंटर किया। चूंकि वॉर अभी शुरू नहीं हुई थी, दुनिया कंप्लीटली काम थी। क्रूड ऑयल प्राइसेस बिल्कुल स्टेडी थी, राइट अराउंड $30 पर बैरल हॉवर कर रही थी। डॉलर से डायरेक्टली टाइड एक बेंचमार्क कमोडिटी होने के नाते बिना किसी मेजर मार्केट इवेंट के क्रूड ऑलमोस्ट हिलती ही नहीं। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और ऑल इन चला गया। अपने पूरे 40 लाख क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में डाल दिए। ट्रेडिंग ऐप मैच्योर और एफिशिएंट था। मेरे फंड्स को करंट एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट किया। एक टाइनी स्प्रेड के साथ सब कुछ फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट हो गया और एक रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन सोर्स के साथ बैकअप होने की वजह से मैंने अपना लेवरेज एक्सट्रीम लेवल पर 50 टाइम्स पर सेट किया। ये एक रेजर्स एज बेट था। अकाउंट में जरा सी भी स्विंग आई तो फोर्स लिक्विडेशन से सब वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन एक बार वॉर शुरू होने पर क्रूड ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह शूट अप करेंगी। सिर्फ वही कोई इतना हाई लेवरेज यूज करने की हिम्मत कर सकता था जिसके पास मेरे जैसी एब्सोल्यूट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, वरना गारंटीड रूइन है। 50 टाइम्स लेवरेज के बावजूद क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी के शेयर स्केल के सामने मेरी कैपिटल अभी भी टाइनी है। फ्यूचर्स मार्केट में एंटर करने के बाद इसने एक रिपल भी नहीं बनाई। प्राइसेस पहले जैसी फ्लैट रही। अब बस वेट करना था। वेट करना वॉर के शुरू होने का और क्रूड ऑयल के 21 दिनों में $150 पर बैरल पर पीक करने का। ये मेरा प्रिंसिपल 5 गुना प्लस 50 टाइम्स लेवरेज। 1 मंथ में मेरे 40 लाख 1 बिलियन हो जाएंगे। भले ही ये मैथ मैं 1000 बार रन कर चुका हूँ, ये नंबर अभी भी मेरा दिमाग घुमा देती है। अब सब कुछ सेट है, बस एक स्पार्क की जरूरत है। 21 दिन बाद हार्वेस्ट टाइम है। एक्साइटमेंट से हार्ट पाउंड करते हुए मैं कपड़ों में ही लेट गया, आंखें बंद की, क्वाइटली वॉर शुरू होने का वेट करने लगा। अगले दिन रात के 4 बजे एक ब्रेकिंग इंटरनेशनल न्यूज अलर्ट ने दुनिया की हर स्क्रीन फ्लड कर दी। बस 1 घंटे में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स $30 से उछलकर $39 पर बैरल पर आ गई। सिर्फ 30% स्पाइक और मेरे 40 लाख इस पहली छोटी वेव पर 50 टाइम्स लेवरेज के साथ राइड करते हुए ऑलरेडी 60 मिलियन कमा चुके थे। उन नंबर्स को देखकर मेरी ब्रीदिंग तेज हो गई। ये रियल मनी था। ज्यादातर लोग लाइफ टाइम में जितना कमाते हैं उससे ज्यादा वेल्थ, और मैंने एक ही घंटे में कमा ली। ओवरनाइट रिच होना भी इसे डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं था।
अगर मैं अभी अपने फ्यूचर्स बेच दूं तो 60 मिलियन प्रॉफिट लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं। जर्नल ने ऑलरेडी बताया था कि ये रैली तो बस शुरुआत है। पूरे 21 दिन बाद जब क्रूड ऑयल अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचेगी तभी सच में बेचूंगा और कैश आउट करूंगा। अभी मुझे लग रहा था जैसे मैं एक मैसिव वेव पर राइड कर रहा हूं जो अभी और बिल्ड हो रही है, और जब तक मैं सही पोजीशन में हूं ये मुझे एफर्टलेसली उन हाइट्स पर ले जाएगी जो कोई और रीच नहीं कर सकता। वॉर की फ्लेम्स जैसे जैसे इंटेंस होती गई, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स चढ़ती रही। जब तक इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रुकने के कोई साइंस नहीं दिखते रैली कंटिन्यू रहेगी। 39.6, 40.2, 40.7। इंक्रीज की रेट थोड़ी स्लो हुई लेकिन कर्व रॉक सॉलिड था, स्ट्रेट अप पॉइंटिंग। मेरे फ्यूचर्स होल्डिंग्स की वैल्यू टाइड के साथ बढ़ती रही और जो फॉर्चून में कैश आउट कर सकता था वो मिनट बाय मिनट बढ़ रही थी। नहीं रुको, मैं इतना वायर्ड नहीं रह सकता। अगर पैसे आने से पहले ही बॉडी ने जवाब दे दिया तो सारी मेहनत बेकार है। मैंने खुद को फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करने पर फोर्स किया, एक डीप ब्रेथ ली और अपनी रेसिंग हार्ट को स्लोली कंट्रोल में लाया। ये रैली 21 दिन चलने वाली है, मैं हर सेकंड इसे वॉच नहीं कर सकता। और अब जब पहले सर्ज ने मेरा अकाउंट फोर्स लिक्विडेशन के डेंजर जोन से बहुत ऊपर पुश कर दिया था, मैंने जर्नल पर अनकंडीशनली ट्रस्ट करने का डिसाइड किया। रियल टाइम में टिकर देखना बंद करो, बस पीरियडिकली चेक इन करो ताकि पता रहे चीजें कहाँ हैं। इतने नर्व्स वूंड टाइट होने के साथ टाइम फ्लाई हो गया, पता ही नहीं चला और ज्यादातर दिन निकल गया। अब दोपहर हो गई थी। अपार्टमेंट नए ओनर को हैंड ओवर करने का वक्त आ गया। बैग्स तो पहले से ही पैक थे। मैं एक बड़ा सूटकेस घसीटते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सेरेना के दरवाजे पर पहुंचा। पेरेंट्स के घर वापस जाना ऑप्शन नहीं था। आखिर अपार्टमेंट और कार बेचने की बात उन्हें बताने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इससे वो एंग्शियस और वरीड हो जाते और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकती थी। फ्यूचर के आंसर जर्नल को तो क्लियरली किसी को रिवील नहीं करना था, इसलिए प्लान था कि कुछ दिन सेरेना के यहाँ रहूं और 21 दिन बाद रिटर्न्स आने पर एक स्टैंडअलोन विला खरीदूं हम दोनों के फ्यूचर होम के लिए। मैंने दरवाजा नॉक किया। जब सेरेना ने मुझे एक जायंट सूटकेस के साथ वहां खड़ा देखा, उसे जरा भी सरप्राइज नहीं हुई, बल्कि उसके एक्सप्रेशन ने कहा मुझे पता था। उसे दूर में ब्लॉक करते हुए देखकर, जिसका जीरो इंटेंशन था मुझे अंदर आने देने का, मुझे ही पहले बोलना पड़ा, बेब कुछ दिन यहाँ रहने दो, 1 मंथ में चला जाऊंगा। लेकिन सेरेना का एक्सप्रेशन आइस हो गया। वो फर्मली डोरवे में प्लांटेड रही। कुछ दिन रहना, अपनी अपार्टमेंट क्यों नहीं जा रहे? रे सच बताओ, क्या तुम बैंकरप्ट हो गए? मैं ऑलमोस्ट एब्सर्डिटी से चोक हो गया। बैंकरप्ट? आर यू सीरियस? मैंने फ्यूचर्स ट्रेड फंड करने के लिए कार बेची। हर कोई कैसे सोच रहा है कि मैं बैंकरप्ट हूँ? ये डेवो नहीं होगा, वो जर्क। वो एक्चुअली सोचता है मैं ब्रोक हूँ। एक गिरे हुए ईगल को चिकन से भी कम रिस्पेक्ट मिलती है। वो ग्लीफुली इसे हर जगह स्प्रेड कर रहा है। अब तो मेरी खुद की गर्लफ्रेंड भी ये मान रही है। इनमें से किसी को नहीं पता कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ने ऑलरेडी 60 मिलियन या उससे ज्यादा कमा लिए हैं। बस सेरेना को बताना है और मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाएगी। मेरे फेस पर स्माइल आई जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। डेवन ने तुम्हें बताया कि मैं बैंकरप्ट हूँ। वो बंदा लाइन क्रॉस कर रहा है। मेरा बस एक फ्यूचर्स प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं पूरा फिनिश भी नहीं कर पाया था कि सेरेना ने मुझे कट ऑफ किया। मुझे झूठ मत बोलो। डेवन ने मुझे सब बताया। तुम बैंकरप्ट हो, तुमने हमारी अपार्टमेंट और हमारी कार बेच दी। कोई वंडर नहीं कि जब मैंने 20,000 की बैग मांगी तो तुमने नहीं दिलाई। इतनी बड़ी बात, तुम बैंकरप्ट हो गए और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या तुम मुझे ट्रिक करके मैरी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारा डेट पे करूं? ड्रीम ऑन। सेरेना के वर्ड्स ने मेरी सेंस ऑफ रियलिटी कंप्लीटली शैटर कर दी। एक्सक्यूज मी, कब से वो हमारी अपार्टमेंट हो गई? मेरे पेरेंट्स ने वो मेरे लिए खरीदी थी। हम मैरिड भी नहीं है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं उसे डेट पे करवाने के लिए ट्रिक करके मैरी करूं। ऐसी किसी से शादी करूं जो एक मंथ में 1 लाख लग्जरी गुड्स पर उड़ा देती है। बैंकरप्ट न भी हूं तो वो मुझे बैंकरप्ट कर दे। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि जिस वुमन के साथ 3-4 साल रहा, जिससे मैरी करने वाला था, वो इस तरह की निकलेगी। बस एक बैंकरप्ट होने की रूमर और एक रिफ्यूज्ड हैंडबैग, और वो मुझे कट करने में देर नहीं लगाती। कहते हैं लव रियल टेस्ट सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन मुझे सेरेना को टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। वो खुद ही क्रम्बल हो गई। सेरेना आर्म्स क्रॉस करके खड़ी थी, मुझे वर्कड अप होते देख रही थी। उसके फेस पर कोल्ड स्मर्क था। देखो, लुक एट यू, तुम पैनिक कर रहे हो, है ना? थैंक गॉड डेवन ने मुझे टाइम पर तुम्हारी बैंकरप्सी के बारे में बताया, वरना अगर तुमने एक्चुअली मुझे ट्रिक करके मैरी किया होता तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। आज से मेरा सेरेना का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दरवाजे से दूर हो जाओ। अब उसका आखिरी वर्ड फेड भी नहीं हुआ था कि सेरेना अपार्टमेंट के अंदर चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा फ्रोजन रह गया। 3-4 साल की लव एक पल में खत्म हो गई। बस एक बैंकरप्सी की रूमर, और जो वुमन मेरे साथ एसले पर चलने वाली थी उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और चली गई। और जिन सो कॉल्ड ब्रदर्स को मैंने सब कुछ दिया, उन्होंने भी उतनी ही जल्दी स्विच अप किया। बेशर्मी से जो उधार लिया वो वापस करने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो स्क्रीन पर मेरा नाम देखा और सिंपली कॉल काट दी। जब तुम ब्रोक होते हो कोई नहीं जानता, जब रिच होते हो अजनबी भी फैमिली बुलाते हैं। अगर मैं रियली बैंकरप्ट होता तो ये मूवमेंट डिवास्टेटिंग होता। एक वेस्टेड लाइफ पर मॉर्निंग करता जिसे सबने अबंडन कर दिया। लेकिन मैं एक्चुअली बैंकरप्ट नहीं हूँ। न सिर्फ मैं ब्रोक नहीं हूँ, बल्कि बस एक ही दिन में मैंने ऑलरेडी 60 मिलियन से ज्यादा रिटर्न्स कमा लिए हैं, शायद और भी ज्यादा। और 21 दिनों में मेरी जिंदगी की पहली सच में मैसिव फॉर्च्यून होगी। मुझे पता है कि अगर मैंने सिंसियरली सेरेना को सब एक्सप्लेन किया होता या बस अपने फ्यूचर्स अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया होता तो वो टेंस ऑफ मिलियंस का प्रॉफिट, उसका सारा रेज एक पल में वेपराइज कर देता। वो इंस्टेंटली दुनिया की सबसे स्वीट और अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड और फियांसे बन जाती। लेकिन जो कुछ भी मैं अभी से गुजरा उसके बाद मैं बस बिटरली हंस सकता हूँ।
सेरेना को कुछ भी एक्सप्लेन करने की मेरी जीरो डिजायर है। ठीक है, फॉल्सली बैंकरप्ट लेबल होने का ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे दिखा गया कि मेरे आसपास के लोग एक्चुअली कौन है। अंदर से कोई इमोशनल स्टॉर्म नहीं था, लेकिन सेरेना की अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर मैं मोमेंटरीली लॉस्ट फील कर रहा था। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि अपार्टमेंट बेचूं, फिर कुछ देर सेरेना के यहाँ रहूं और ऑयल फ्यूचर्स के रिटर्न्स आने पर उसके साथ मिलकर एक विला खरीदूं हमारे न्यू होम के तौर पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेरेना मुझे स्ट्रीट पर फेंक देगी और सडनली मेरे पास जेन्युइनली कहीं जाने की जगह नहीं थी। फ्रेंड्स के यहाँ रहूं, डेवन जैसे मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स सबने सुन लिया कि मैं बैंकरप्ट हूं और मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। पेरेंट्स के घर जाऊं, अपार्टमेंट और कार सेल एक्सप्लेन करना एक हेडेक होगा और उन्हें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शंस वेइ करने के बाद एकमात्र चॉइस थी कि अभी के लिए होटल में चेक इन करूं। मैंने 40 लाख फ्यूचर्स मार्केट में डाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सेविंग्स इमरजेंसीज के लिए है। कम से कम स्ट्रीट पर तो नहीं सोऊंगा। जैसे ही मैं होटल के लिए राइड लेने वाला था, मेरा फोन रिंग हुआ। मैंने कॉलर का नाम देखा और फ्रीज हो गया। एलिस, वो मेरी कॉलेज क्लासमेट थी, 4 साल की, क्वाइट और रिजर्व्ड, हमेशा थिक ब्लैक फ्रेम ग्लासेस पहने रहती थी। हमने कॉलेज में बैरली इंटरेक्ट किया था। एलिस अभी मुझे क्यों कॉल कर रही है? कंफ्यूज्ड लेकिन क्यूरियस होते हुए मैंने फोन उठाया और कान से लगाया। तुरंत एलिस की आवाज आई, वरी से टाइट, रे तुम कहाँ हो, ठीक तो हो? उसकी आवाज पैनिक छुपा नहीं पा रही थी। मैं कंफ्यूज था लेकिन ऑनेस्टली जवाब दिया, मैं सिटी के वेस्ट साइड के एक नेबरहुड में हूँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? हम दोनों कॉलेज में भी बैरली मिलते थे। ग्रेजुएशन के बाद और भी कम बात हुई, इसलिए एलिस की ये सडन कॉल मुझे कंप्लीटली ऑफ गार्ड ले गई। मुझे नहीं पता था कि जब मैं सेरेना की बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, सेरेना ने खिड़की से मेरी पीठ का फोटो खींचा था जहां मैं अपने सूटकेस के साथ खड़ा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था इस कैप्शन के साथ, ये लूजर अपनी अपार्टमेंट और कार बेच चुका है, होमलेस बैंकरप्ट, और फिर भी मुझे ट्रिक करके मैरी करने की कोशिश की। ड्रीम ऑन। थैंक गॉड मैंने अपनी ग्राउंड होल्ड की और शादी से पहले उसके साथ कभी मूव इन नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती क्या होता खुद को प्योर और अनटच्ड पेंट करते हुए। रियलिटी में जब भी मैंने उसे नई हैंडबैग दिलाई, उसने एक नई पोजीशन और अचीवमेंट अनलॉक की। अब जब वो ब्रेकअप अनाउंस करने में रश कर रही है, नेचुरली उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। ऊपर से एक पिटीफुल सेल्फी लगाई विक्टिम को परफेक्शन से प्ले करते हुए, और एलिस की फोन स्क्रीन पर राइट नाउ यही पोज दिख रही थी। एलिस को खुद नहीं पता कि ये देखकर उसे इतना फ्यूरियस क्यों लग रहा है, लेकिन सोचने से पहले ही उसने फोन उठाया और मुझे कॉल कर दिया। लेकिन अब जब कॉल कनेक्ट हो गई तो पीछे हटना नहीं था। उसने अपनी हर आउंस की करेज जोड़ी और कहा, रे मैंने सुना तुम बैंक, मेरा मतलब है तुम एक टफ टाइम से गुजर रहे हो। अगर रहने की जगह नहीं है तो मेरे यहाँ आ जाओ, हम रेंट स्प्लिट कर सकते हैं। वो एक सेंटेंस लगता था जैसे एलिस की सारी एनर्जी ड्रेन कर गया। कहने के बाद उसने फोन अपने चेस्ट से टाइट दबा लिया, फिर जल्दी से दूर कर लिया। डर था कि कहीं मैं स्पीकर से उसका हार्ट पाउंडिंग ना सुन लूं। मैं एक मोमेंट के लिए कॉट ऑफ गार्ड हुआ, फिर क्लिक हुआ। एलिस ने जरूर बैंक्रप्सी की रूमर सुनी होगी। उसे शायद ये भी पता होगा कि सेरेना ने मुझे बाहर निकाल दिया। वो वरीड है कि मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। शायद ये भी वरीड है कि मैं कुछ ड्रास्टिक न कर लूं, इसलिए उसने कॉल करके रहने की जगह ऑफर की। कौन सोचता था कि वो थिक ग्लासेस वाली प्लेन जेन एक्चुअली इतना केयर करती है। मेरे लिप्स पर एक स्मॉल स्माइल आ गई। मैं एक्चुअली बैंकरप्ट नहीं हूं और डेफिनेटली कुछ रैश करने की सोच भी नहीं रहा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड वार्मथ फिर भी दिल में जा लगी। मैंने माइंड बना लिया, ठीक है एलिस, मेरे पास एक्चुअली अभी कहीं जाने की जगह नहीं है, कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लेता हूँ। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब पाकर एलिस के मुंह से एक छोटी सी ओ निकली, स्टार्टल्ड और थ्रिल्ड के बीच की। वो जल्दी से बोली, मैं किरण टावर में हूँ, बिल्डिंग सी, यूनिट 3, 101। डिटेल्स टेक्स्ट करती हूँ, कॉम्प्लेक्स पर पहुंचो तो कॉल करना, मैं नीचे आ जाऊंगी। मैंने स्माइल करते हुए फोन रखा, सिर हिलाते हुए। कौन गेस करता, जिन ब्रदर्स पर ट्रस्ट किया और जिस वुमन से प्यार किया, सब अनरिलायबल निकले। और बैली टच में रहने वाली फ्रेंड तब शो अप करती है जब मैटर करता है। फिर भी मैंने क्वाइटली खुद को रिमाइंड किया, अकेले रहने वाले गाय को खुद की प्रोटेक्ट करनी होती है। मैंने कैब ली और स्ट्रेट किरण टावर की तरफ चला गया। किरण टावर रंगचांग के एब्सोल्यूट हार्ट में है। टॉप टियर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, टॉप टियर सराउंडिंग्स और ऑब्वियसली प्रीमियम रियल एस्टेट प्राइसेस। जो अपार्टमेंट मैंने अभी बेची उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव। मुझे कभी नहीं लगा था कि उनअसुमिंग एलिस इतने अपस्केल कॉम्प्लेक्स में रहती है। टैक्सी एंट्रेंस पर रुकी और गेट पर ही रोक दी गई। वूल ओवरकोट और व्हाइट ग्लव्स पहने एक सिक्योरिटी गार्ड आया, सैल्यूट किया और पॉलिटली बोला, गुड आफ्टरनून सर, लगता है आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ, कुछ देर यहाँ रहूंगा। वो बिल्डिंग सी में है, यूनिट 3, 101, लास्ट नेम लिन है। गार्ड ने नोट किया और गार्ड हाउस से कॉल करके कंफर्म करने के बाद फोन में बोला, मिस एलिस, आपको खुद नीचे आने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी टीम आपके फ्रेंड्स को सेफली आपके दरवाजे तक एस्कॉर्ट करेगी, प्लीज चिंता मत करें। फिर गार्ड ने मेरा बड़ा सूटकेस उठाया, एक 6 व्हील्ड शटल कार्ट पर लोड किया और बोला, सर प्लीज बैठिए, मैं आपको डायरेक्टली मिस एलिस के दरवाजे तक ले जाऊंगा। मैंने नोट किया, कार्ट पर स्टेप किया और कॉम्प्लेक्स के अंदर राइड करने लगा। मैं इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। इस लेवल की प्रॉपर्टी सर्विस किसी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज को टक्कर देती है। सिर्फ सबसे एक्सक्लूसिव रेजिडेंसेस में ही ऐसा कुछ मिलता है और एलिस यहाँ रहती है। चाहे उसने खरीदी हो या रेंट पर ली हो, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इजीली अफोर्ड करने वाली चीज नहीं है। एलिस के बारे में मेरी क्यूरियोसिटी और डीप हो गई। थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टी स्टाफ के साथ एस्कॉर्ट होते हुए मैंने एलिस का दरवाजा नॉक किया। 2 नॉक्स ही हुई थी, दरवाजा खुल गया। ऑब्वियसली एलिस ठीक उसके पीछे वेट कर रही थी। रे आ गए।
मैंने दरवाजे के पीछे से झांकता हुआ छोटा सा फेस देखा और फ्रीज हो गया। क्या ये एलिज है? वो चंकी ग्लासेस वाली स्किनी गर्ल। मेरे सामने खड़ी वुमन का डेलिकेट ओवल फेस था, जड़े जैसा लुमिनस पोर्सिलेन स्किन जिसमें रोजी ग्लो थी, रिफाइंड फीचर्स और परफेक्टली स्कल्प्टेड नोज था। वो एक क्लासिक ब्यूटी की एलिगेंस रेडिएट कर रही थी, ग्रेसफुल टू द एक्सट्रीम, और उसकी नोज पर टिके रिमलेस ग्लासेस उसे एक स्वीट गुड गर्ल चार्म दे रहे थे। क्या मैं सही अपार्टमेंट पर हूँ? मेरी स्टन गर्जे कैच करके एलिस के चीक्स इंस्टेंटली रेड हो गए। उसकी आवाज सॉफ्ट हो गई, अंदर अंदर आओ। मैं रियलिटी में स्नैप बैक आया, अंदर स्टेप किया और चारों तरफ देखा। जगह एक लॉफ्ट स्टाइल 2 बेडरूम थी, सोअरिंग सीलिंग्स के साथ। एक डैज़लिंग क्रिस्टल चैंडलियर लटक रहा था और वेस्टर्न स्टाइल डेकोर थी जो रिफाइंड लग्जरी यूज कर रही थी। लिविंग रूम के आगे एक मैसिव फ्लोर टू सीलिंग विंडो से सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का व्यू दिख रहा था, एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। दोनों तरफ 2 बेडरूम्स थे जिनमें से पिंक की झलक आ रही थी। फुल ऑन गर्ली वाइब्स, लग्जरी विद टेस्ट, 2 वर्ड्स में कहें तो एक्सपेंसिव। मैं टेकन अबैक हो गया। कौन सा लैंडलॉर्ड इतनी ब्यूटीफुली फर्निश्ड जगह रेंट पर देता है? मैंने पीछे एलिस की तरफ मुड़कर पूछा, एलिस क्या तुम ये प्लेस रेंट पर ले रही हो? एलिस ने मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं किया, इसके बजाय बोली, रेंट की चिंता मत करो, अपने घर जैसा फील करो यहाँ। ओ बाय द वे, खाना खाया? क्या खाना है? मैं कुक कर देती हूँ। चूंकि एलिस एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, मैंने छोड़ दिया। आखिर मैं तो बस टेम्पररी गेस्ट हूँ। मैंने जवाब दिया, तुमने भी नहीं खाया होगा, है ना? मैं ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ क्रैश कर रहा हूँ, ऊपर से तुमसे कुक भी करवाऊं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुक करता हूँ। एलिस स्टन्ड हो गई, तुम कुक कर सकते हो? रियली? मैंने हाथ धोए प्राउड ग्रिन के साथ। मतलब क्या रियली? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। मेरा सीक्रेट वेपन देखो, वर्ल्ड फेमस स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोज। किचन में मैं जोर शोर से काम में लगा था। 6 फुट की हाइट पर चेस्ट पर बंधा ब्लैक एप्रन ऑलमोस्ट कॉमिकली स्मॉल लग रहा था। मेरे लॉन्ग आर्म्स काउंटर पर मूव कर रहे थे। लीन मसल स्मूथ एफर्टलेस लाइंस के साथ शिफ्ट हो रही थी। ब्रॉड शोल्डर से नैरो वेस्ट तक एक फ्रेम जो क्वाइट पावर रेडिएट करता था। अभी भी इतने हैंडसम है। दोनों हाथों पर चिन टिका है। एलिस की आंखें ड्रीमी हो गई, जैसे उसने खुद से मर्मर किया। मैं कुकिंग में बिजी था और एग्जैक्टली नहीं सुन पाया। क्या कहा? एलिस का सिर रैटल ड्रम की तरह हिला। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कुकिंग पर फोकस करो, केयरफुल रहो। जैसे ही मैं स्टोव की तरफ वापस मुड़ा, एलिस ने क्वाइटली रिलीफ में एक्सेल किया। कॉलेज में मैं बास्केटबॉल टीम का स्टार था, कोर्ट पर स्मूथ एफर्टलेस मूव्स के साथ, एथलेटिक बिल्ड, हैंडसम फीचर्स और टॉप ग्रेड्स। मैं नेचुरली सेंटर ऑफ अटेंशन था। एलिस दूसरी तरफ थिक बैंग्स और हेवी ग्लासेस के पीछे छुपी रहती थी, बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाती थी। हालांकि सीक्रेटली वो मुझे एडोर करती थी, लेकिन कॉन्फेस करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब सेरेना और मैंने एक कैंपस पावर कपल ने अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया, एलिस का दिल काफी देर तक अच्छे करता रहा, लेकिन डीप डाउन वो साइलेंटली मेरी वेलबींग विश करती रही आज तक। जब एलिस ने सेरेना की सोशल मीडिया पोस्ट देखी, फ्यूरी और हार्टे का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्स उसमें फ्लड हो गया। मेरा ड्रीम गाय तुमने बाहर फेंक दिया। मेरा ड्रीम गाय फिर से सिंगल है। उन सालों में बिल्ड की हुई हर आउंस की करेज जोड़कर एलिस ने मेरा नंबर डायल किया और फिर ऑलमोस्ट जैसे फेट ने किया हो, हम दोनों एक ही रूफ के नीचे रहने लगे। और वो स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टोमेटोज, हर बाइट स्वीट लगी। मुझे खाना स्कार्फ डाउन करते देखकर एलिस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हेजिटेट कर रही थी। उसके माइंड में मैंने एक कार और अपार्टमेंट बेची और बैंकक्रप्ट हो गया। मैं रॉक बॉटम पर हूँ। वो मुझे कंफर्ट करना चाहती है, बताना चाहती है कि ब्रोक होना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन वो डरती है कि कहीं मेरी प्राइड को ठेस न लगे। मैंने क्लियरली कॉन्फ्लिक्टेड एलिस को देखकर स्माइल किया और कहा, क्या सोच रही हो? कुछ कहना है? बैंकक्रप्ट होना इतना बैड नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रही हो? चूंकि मैंने खुद लाया, एलिस ने नोट किया और बोली, मैंने ऑनलाइन बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में पोस्ट कर रहे थे, कह रहे थे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी कुछ पोस्ट किया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम ये जानो कि ब्रोक होना हार्ड है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। जब तक तुम गिव अप नहीं करते, जब तक फाइटिंग स्पिरिट है, तुम फिर राइज करोगे। एलिस ने कंटिन्यू किया, डेड सीरियस, और अगर तुम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ सीड मनी अरेंज हो जाए। एलिस का अर्नेस्ट फेस देखकर मैं डीपली मूव्ड हो गया। बाकी सबकी नजर में अभी मैं बस एक ब्रोक लूजर हूँ, एक ऐसा बंदा जिसने सब कुछ खो दिया, आखिरी डॉलर तक। एलिस को भी नहीं पता कि मेरी बैंकरप्सी एक कंप्लीट इल्यूजन है, लेकिन इसे रियल मानते हुए भी वो फिर भी मुझे रखने, सपोर्ट करने, एंकरेज करने और यहाँ तक कि अपने पैसे से मुझे फ्रेश स्टार्ट करने में हेल्प करने को तैयार है। सेरेना से कंपेयर करो, जो मुझे जितनी जल्दी हो सके कट ऑफ करने में लगी थी, एलिस कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। मैं एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ हंसा। तुम रियली इतना बिलीव करती हो मुझ पर? एलिस ने फर्मली नोट किया। ऑफ कोर्स, मेरी नजर में तुम हमेशा हमारे क्लास में सबसे बेस्ट रहे हो, शायद पूरे स्कूल में भी। मुझे नहीं पता इस बार क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है ये सेटबैक बस एक फ्लूक है। इससे सीखो, फिर स्टार्ट करो और तुम कर लोगे। मुझे पता है इस तरह केयर किया जाना बहुत हार्ड हिट करता है, इनक्रेडिबल फील होता है, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने एलिस को सच बताने का डिसाइड किया। एक्चुअली मैं बैंकरप्ट नहीं हूँ। अपार्टमेंट और कार बेचने की वजह फ्यूचर्स ट्रेड के लिए कैपिटल रेज करना था। तुम बैंकरप्ट नहीं हो। फ्यूचर्स? अब एलिस की शॉक्ड होने की बारी थी। तुम कह रहे हो सब कुछ बेच दिया बस पैसे रेज करने के लिए? कौन से फ्यूचर्स? मैंने ग्रिन करके जवाब दिया, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। बस नॉर्थ में वॉर को राइड करके क्विक प्रॉफिट कमाना है। एलिस ने एक सेकंड भी डाउट नहीं किया। उसने रिलीज में एक्सहेल किया और हैप्पीली बोली, ये तो बहुत ज्यादा सेंस बनता है। मुझे पता था तुम जैसा शर्प बंदा बैंकरप्ट हो ही नहीं सकता। वो लोग रिडिकुलस हैं, जो चीजें उन्हें पता भी नहीं है उन्हें सोशल मीडिया पर स्प्रेड करते रहते हैं। उन्होंने तुम्हारी रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया है। फिर एलिस को सडनली वो एनकरेजिंग स्पीच याद आई जो उसने अभी मेरी बैंकरप्सी के बारे में दी थी, और उसके चीक्स ब्राइट रेड हो गए, मॉडिफाइड। लकीली
मैंने उसे ऑकवर्डनेस से रेस्क्यू किया। भले ही मैं बैंकरप्ट नहीं हूँ, मैंने अपार्टमेंट बेची है, मेरे पास रियली रहने की जगह नहीं है, तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगी, है ना? एलिस ने फ्रैंटिकली सिर हिलाया। उसकी पोनीटेल पीछे पपी की टेल की तरह स्विश हुई। ऑफ कोर्स नहीं, जितना चाहो रहो। जैसे ही वर्ड्स उसके मुंह से निकले, उसे रियलाइज हुआ कि ये कैसा लग रहा है। उसने क्विकली ऐड किया, रॉन्ग आइडिया मत लो, बस मुझे लगता है तुम्हारी कुकिंग रियली अच्छी है और मैं बिल्कुल कुक नहीं कर सकती। हम एक अच्छी टीम है। डिनर के बाद अनपैक करते वक्त मुझे ऑकवर्डली रियलाइज हुआ कि मैं कोई टॉयलेटरीज नहीं लाया था। मैंने उन्हें टॉस कर दिया था क्योंकि सेरेना के यहाँ ऑलरेडी एक फुल सेट था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे किक आउट किया जाएगा, लेट अलोन अपनी ओल्ड क्लासमेट एलिस के साथ अपार्टमेंट शेयर करनी पड़ेगी। अब नया सेट खरीदना था। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, एलिस ने वॉलंटियर किया, रे मैं ले आती हूँ, तुम अभी कॉम्प्लेक्स से फैमिलियर नहीं हो, अगर वापस आते वक्त रास्ता भटक गए तो बस घर पे रेस्ट करो। मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया था कि एलिस ऑलरेडी दरवाजे से बाहर चली गई। मैंने उसे जाने दिया और फोन निकालकर अपने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स चेक किए। बस कुछ घंटों में प्राइस फिर क्लाइंब हो गई, अब $46 पर थी और मेरा पोर्टफोलियो सुबह के 60 मिलियन से बढ़कर 306 मिलियन हो गया था। अर्निंग की ये रेट एब्सोल्युटली टेरिफाइंग है। गवर्नमेंट्स और ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स के अलावा इस वक्त धरती पर मुझसे ज्यादा फास्ट पैसे कमाने वाला कोई नहीं है। उन नंबर्स को देखकर खुद मुझे लग रहा था कि ये रियल नहीं हो सकता। फ्यूचर से भेजे गए जर्नल के बस एक पेज से मैंने ऑलरेडी इतना कमा लिया। इसने मेरा रिजॉल्व सॉलिडिफाई कर दिया। मुझे हर कॉस्ट पर उन दोनों जर्नल्स को प्रोटेक्ट करना है, एक भी स्लिप अप नहीं। तभी मेरे फोन पर एक इनकमिंग वीडियो कॉल का बज आया। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैंने आंसर किया। इंस्टेंटली एक ग्रे टेम्पर्ड, स्टर्न फेस्ड, मिडिल एज्ड आदमी स्क्रीन पर आया। बचपन से मेरे फादर मार्कस हमेशा बहुत सीरियस रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी सन या निकनेम से नहीं बुलाया, हमेशा मेरे फुल नेम से। लेकिन अभी भले ही मार्कस का एक्सप्रेशन उतना ही स्टर्न था जितना हमेशा होता है, उनकी आंखों के पीछे अनमिस्टेकेबल वरी थी। मैंने सुना तुमने अपार्टमेंट और कार बेच दी। बिजनेस में फेल होना दुनिया का अंत नहीं है, सारे पैसे खोना भी नहीं है, बस कुछ रैश मत करना। ऑब्वियसली बैंक्रप्सी की रूमर मेरे पेरेंट्स तक पहुंच चुकी थी। मार्कस के पहले वर्ड्स ये नहीं थे कि बिना परमिशन सब क्यों बेचा, बल्कि वो मुझे रिएश्योर कर रहे थे, बता रहे थे कि कुछ फूलिश मत करना। यही अनकंडीशनल लव होता है। कोई ब्लेम नहीं, कोई एक्यूजेशन नहीं, बस केयर और कंसर्न। टच्ड होते हुए मैंने नोट किया और कहा, डैड रिलैक्स करो, बैंक्रप्सी की बात बस एक रूमर है। मैंने अपार्टमेंट और कार बेची जरूर, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल चाहिए थी। ये ट्रेड होने के बाद सब एक्सप्लेन करूंगा। भले ही मेरे 40 लाख ऑलरेडी दर्जनों गुना बढ़ चुके थे। मैंने कॉल पर फ्यूचर्स ट्रेड का जिक्र नहीं किया। फाइनल पे आउट में अभी भी टाइम है। रियल पैसे हाथ में आने पर एक्सप्लेन करना बेटर होगा, वरना एम्प्टी वर्ड्स उनकी वरी और बढ़ा देंगे। अपने बेटे को अच्छे स्पिरिट्स में और एनर्जी से भरपूर देखकर मार्कस रिलैक्स हो गए। उन्होंने एक बार ग्रंट किया, कुछ और नहीं बोले और फोन अपनी वाइफ को दे दिया। बेटा जब तक तुम ठीक हो बस यही मैटर करता है। मॉम बहुत वरीड थी। मैंने सुना सेरेना से ब्रेकअप हो गया। गुड रिडेंस। मुझे वैसे भी वो कभी पसंद नहीं थी। 2 दिन दो मुझे और तुम्हारे लिए कोई बेटर ढूंढूंगी, कोई जिसमें कर्व्स हो, अच्छी और हेल्दी बेबीज के लिए अच्छी। मेरी मदर डायना कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल की है। उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे लव में स्मॉदर किया है। बस एक प्रॉब्लम है, उनका कंप्लीट लैक ऑफ फिल्टर, जो समटाइम्स बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं बस हेल्पलेस ग्रिन के साथ सिर हिला सकता था। फिर डायना की नजर मुझसे आगे गई और मेरे पीछे के फैंसी डिकॉर पड़ी। उन्होंने क्यूरियसली पूछा, बेटा अभी कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, अपार्टमेंट बेच दी और जाने की जगह नहीं थी, तो एक फ्रेंड के यहाँ हूँ अभी के लिए, रूममेट्स जैसे। डायना ने इमीडिएटली स्क्रॉल करना शुरू किया। कौन सा बच्चा अपनी अपार्टमेंट बेचता है और रहने की जगह नहीं रखता? क्या हमारा घर तुम्हारा घर नहीं है? वापस आ जाओ। वो फिनिश भी नहीं कर पाई थी कि फ्रंट डोर क्लिक करके खुला और एलिस शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आई, चीयरफुली बोलते हुए, रे लो तुम्हारे टॉयलेटरीज, देखो काम आते हैं कि नहीं। एलिस ने सॉफ्ट पिंक कॉटन लाउंज वेयर पहना हुआ था। सामने छोटा टेडी बेयर प्रिंट था जो टाइट स्ट्रेच हो रहा था। उसके फिगर की ग्रेसफुल कर्व्स फुल डिस्प्ले पर थीं, साथ में व्हाइट कॉटन सॉक्स। पूरा लुक प्योर इनोसेंट सेक्सी था। फोन स्क्रीन पर डायना की आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। उन्होंने कंप्लीट 180 डिग्री टर्न ले लिया। रे तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट है? एक्चुअली कुछ देर घर मत आना, यहाँ तुम्हारे लिए रूम नहीं है। इंटरप्ट नहीं करूंगी, बाय बाय। और बस बीप, वीडियो कॉल एंड हो गई। काटने से ठीक पहले वो अभी भी बेबीज के लिए अच्छी और नॉट बैड एट ऑल जैसी चीजें मटर कर रही थी, जिसने मुझे हंसने और क्रिंज करने के बीच कैच कर लिया। एलिस को भी कुछ सेंस हुआ। उसका फेस पिंक ग्लो हो गया जैसे उसने पूछा, क्या वो तुम्हारी मॉम थी? मैंने नोट किया, हाँ वो मेरी मॉम है। उन्होंने बैंक्रप्सी की रूमर सुनी थी और चेक करने के लिए कॉल किया था। एलिस ने स्वीटली शॉपिंग बैग्स मुझे दिए। थोड़ी पजल लगते हुए उसने पूछा, मैं बार बार तुम्हारी मॉम को सुन रही थी, बेबीज के लिए अच्छी। बेबीज के लिए अच्छी का मतलब क्या है? मैंने थ्रोट क्लियर किया और परफेक्टली स्ट्रेट फेस के साथ कहा कि उनका मतलब है कि मुझे अच्छे से पाला गया है और फैमिली के लिए ट्रबल नहीं करता। मतलब मैं एक इजी किड टू रेज हूँ, कुछ और नहीं। ओवरथिंक मत करो। रे मेरा शावर हो गया, तुम्हारी बारी है। एलिस अपने हेयर टॉवल ऑफ करते हुए बाथरूम से बाहर निकली, शायद इसलिए कि अभी शावर हुआ था। एलिस की स्किन स्मूथ और लुमिनस थी, आइवरी जैसी, एक हेल्दी रोजी ग्लो के साथ जो यूथ रेडिएट कर रही थी। और उस स्वीट इनोसेंट फेस के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में थी उसके पजामास के नीचे की एब्सोल्युटली जाव ड्रॉपिंग फिगर। उसके कॉटन पैजामा सब कुछ कवर कर रहे थे, लेकिन नीचे का शीयर वॉल्यूम फैब्रिक को टाइट स्ट्रेच करवा रहा था। एक इनोसेंट सेक्सी अल्यूर जिससे नजर हटाना मुश्किल था। ये कोई सेंस नहीं बनता, इतनी टाइनी वेस्ट ये सब कैसे सपोर्ट करती है? मैंने फोर्सिबली अपनी नजर रीडायरेक्ट की।
उन लैंडमार्क्स की तरफ देखने से रिफ्यूज करते हुए, थोड़ा हंचिंग करते हुए, मैं समवॉट ऑकवर्डली बाथरूम की तरफ चला गया। रे, तुम इतने वियर्ड क्यों चल रहे हो? ठीक हो? एलिस की बड़ी बड़ी आंखें जेन्युइन कंसर्न से भरी थी। मैं वहीं स्पॉट पर एम्बैरेसमेंट से ऑलमोस्ट मर गया। कुछ नहीं है, बस बहुत देर बैठा था। मैं बाथरूम में स्क्रैम्बल करके घुसा, दरवाजा बंद किया और लिंगरिंग स्टीम और एक गर्ल की फेंट सेंट में ब्रीथ लिया। मैंने डिसाइड किया कि कोल्ड शावर लेना जरूरी है। शावर के बाद हम दोनों अपने अपने रूम्स में चले गए। जिस गेस्ट बेडरूम में मैं था वो भले ही काफी समय से यूज नहीं हुई थी, लेकिन स्पॉटलेसली क्लीन थी। डस्ट का एक स्पेक भी नहीं। बेड पर लेटकर मैंने फोन खोला और एक अनरीड मैसेज देखा। नोएल ने तुम्हें 20,000 ट्रांसफर किए। मेरे लिप्स पर एक बिटर स्माइल आ गई। तो बैंक्रप्सी की रूमर उस तक भी पहुंच गई। नोएल डेवन की तरह मेरी चाइल्डहुड से फ्रेंड है, लेकिन गर्ल होने की वजह से बड़े होते होते नोएल ग्रेजुअली ग्रुप से ड्रिफ्ट हो गई। मैंने ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बजाय मैंने एक क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्लाई किया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसने अपने क्वेश्चन मार्क के साथ फायर बैक किया। थोड़ी स्टैंड ऑफ के बाद नोएल ने पहले साइलेंस ब्रेक किया। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जब तुम ट्रबल में हो तो मुझे स्टेप अप करना है। डरे मत करो मुझे लुक डाउन करने की। 20,000 यही सब है इस गर्ल के पास। एक पैसा भी ज्यादा नहीं। नोएल, डेवन ने तुम्हें बताया कि मैं बैंकरप्ट हूँ, है ना? ये सच नहीं है, बस जल्दी कैश चाहिए था। थोड़ी टाइट सिचुएशन है। अपार्टमेंट बेची, किसी का एक भी पैसा नहीं लेना है। जितना रूमर्स में है उससे बहुत बेटर हूँ। तुमने कहा टाइट है ना? तो ये पैसे लो, जब ईज होगी तब वापस कर देना। और वार्निंग दे रही हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो परमानेंटली डिलीट कर रही हूँ, वो वाली जो कभी रीड नहीं होती। नोएल को इतना स्टबर्नली इंसिस्ट करते देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी स्टोरी बिलीव नहीं कर रही। आखिर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स में मैं हमेशा वेल ऑफ वाला था, जिसके पास सब कुछ था। अब मैंने अपनी कार और अपार्टमेंट बेच दी और मेरी फियांसे ने मुझे बाहर निकाल दिया। इस ड्रामेटिक फॉल फ्रॉम ग्रेस ने लोगों में बहुत गॉसिप क्रिएट की है और कुछ लोगों ने तो वाइल्ड स्टोरीज बनाना भी शुरू कर दिया। एक कह रहा है मैं ब्रिज के नीचे सोने की जगह के लिए होमलेस लोगों से फाइट कर रहा था और हाफ डेड पीट दिया गया। एक और क्लेम कर रहा है मैं एंचुन ब्रिज से कूद गया और रेस्क्यू टीम अभी भी नदी में सर्च कर रही है। और कोई कह रहा है मैंने होस्ट क्लब में एस्कॉर्ट की जॉब शुरू की है। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ये रूमर्स जितनी अनबिलीवेबल हैं, सबके सबकॉन्शियस में एक आइडिया प्लांट कर चुकी हैं। रे डेफिनेटली बैंकरप्ट है और ये सब होने के बाद भी नोएल फिर भी ये 20,000 भेजने पर इंसिस्ट कर रही है। वो फुली प्रिपेयर्ड है कि ये पैसे शायद कभी वापस न मिले। नोएल एक बैंक में काम करती है, लेकिन उसकी सैलरी ग्रेट नहीं है। उसे अपनी सिक मदर का भी ख्याल रखना है जो घर पर अकेले रहती है। बर्डन हैवी है। वो 20,000 शायद नोएल की मेहनत से जमा की गई हर पेनी है और उसने बिना ब्लिंक किए मुझे भेज दिए। रियल लॉयल्टी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि नोएल नो नहीं सुनने वाली थी, मैंने एक्सेप्ट टैप किया। डिंग, 20,000 मेरे वॉलेट में आ गए। मैंने एक्सप्लेन करने में और एक भी ब्रेथ वेस्ट नहीं किया। अभी चाहे जितनी भी कोशिश करूं लोगों को बताने की कि मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, वर्ड्स पावरलेस है। एक बार जब रिटर्न्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे सच खुद बोलेगा। और इन 20,000 के साथ मैंने नोएल की गुडविल भी एक्सेप्ट कर ली है। डेवॉन जैसे किसी से कंपेयर करे जो अपना डेट वापस करने से मना करता है और ऊपर से मेरा नाम खराब करने के लिए रूमर्स भी बनाता है। नोएल की काइंडनेस उससे बियॉन्ड प्रीशियस है। काइंडनेस का जवाब काइंडनेस से और क्रूएल्टी का जवाब जस्टिस से। डेवॉन और ट्रेविस जैसे लोग जो उधार लिया वो वापस नहीं करते और जब मैं डाउन हूं तो और किक करते हैं। मैं उन सबको याद रखूंगा। जल्दी या देर से स्कोर सेटल होगा और बराबर होगा। लेकिन नोएल जैसे लोग जिन्होंने जेन्युइनली तब हेल्प की जब मैटर किया, उन्हें मैं अपनी पूरी ताकत से रिपे करूंगा। 20,000 एक्सेप्ट करने के बाद मैंने एक मैसेज भेजा, ठीक है ले लेता हूँ, 1 मंथ मैक्सिमम में वापस करूंगा और जब करूंगा तो एक सरप्राइज भी होगा तुम्हारे लिए। बाय द वे मॉम कैसी है? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आई, अभी मॉम को सुला कर आई हूँ। सेम एज ऑलवेज, बेटर नहीं हो रहा। एक दिन एक बार ले रहे हैं, कल काम पर भी जाना है। बस एक लास्ट बात, चाहे कितना भी टफ हो जाए कुछ स्टूपिड मत करना। सुना? माइंड में मैंने नोएल का वरीड फेस पिक्चर किया। मैंने सॉफ्टली स्माइल किया और रिप्लाई किया, वरी मत करो, नहीं करूंगा, जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें सच क्या है। मैंने फोन रखा और एग्जॉशन की एक वेव मुझ पर क्रैश हो गई। जब से मेरे डिसेंडेंट्स का जर्नल आया था बस 3 ही दिन हुए, लेकिन मेरी पूरी लाइफ ऑलरेडी उलट पलट हो चुकी है। इमेंस मेंटल प्रेशर और कांस्टेंट एड्रेनलिन ने मुझे कंप्लीटली ड्रेन कर दिया। शीट्स पर लिंगरिंग फेंट सेंट में लिपटे हुए मैं एक डीप पीसफुल स्लीप में ड्रिफ्ट हो गया। जब आंखें खुली तो ब्राइट डेलाइट रूम में फ्लड हो रहा था। मैंने फोन उठाया और ऑलमोस्ट जंप हो गया। 11 बज गए थे। मुझे रियलाइज नहीं था कि इतना वाइप्ड आउट था, लेकिन कम से कम अब फुली रिचार्ज फील हो रहा था। फ्यूचर्स ट्रेड करना ऑलरेडी एक्सट्रीमली रिस्की है, ऊपर से 50 टाइम्स लेवरेज लेयर करो और जरा सी टर्बुलेंस फोर्स लिक्विडेशन ट्रिगर कर सकती है। सिर्फ इसलिए कि मुझे वॉर के बारे में एडवांस में पता था और क्रूड ऑयल एक हेवीवेट कमोडिटी है जिसमें एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी होती है। इसीलिए मैं ये मूव पुल ऑफ कर सका। किसी भी स्मॉलर कमोडिटी के साथ ये ट्रेड फ्लैट आउट इम्पॉसिबल होती। एलिस का भी एक मैसेज था, देखा तुम अभी सो रहे थे इसलिए वेकअप नहीं किया। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है, उठो तो खाना मत भूलना। मील स्किप करना स्टमच के लिए बैड है। करीब 6 बजे वापस आऊंगी। इन सिंपल वर्ड्स को देखकर मेरे चेस्ट में एक वार्मथ स्प्रेड हो गई। इस तरह केयर किया जाना इनक्रेडिबल फील होता है। अब से मैं कभी इसे थांगे नागे नहीं लूंगा। मैं उठा, बेडरूम से बाहर निकला और श्योर इनफ डाइनिंग टेबल पर एक नीट इंसुलेटेड कंटेनर रखा था। खोला तो अंदर केयरफुली प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट था। कंटेनर की वजह से अभी भी वार्म था। वो अनबिलीवेबली थॉटफुल है। मैंने मार्वल किया कि एलिस मेरी एक्स सेरेना से कितनी डिफरेंट है। नाइट एंड डे ब्रेकफास्ट खाते हुए
मैंने फोन पर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खोले। इंटरनेशनल क्रूड फ्यूचर्स कभी क्लोज नहीं होते, 24 घंटे रन करते हैं। जब मैंने स्क्रीन पर ग्लांस किया तो खाना ऑलमोस्ट चोक हो गया। रात भर की एक्सप्लोसिव गेन्स के बाद क्रूड ऑयल $65 पर बैरल पर सर्ज हो गया था। ट्रेडिंग ऐप पर मेरी टोटल होल्डिंग्स 4.3 बिलियन पर हिट कर चुकी थी और जैसे जैसे वॉर एस्केलेट होती रही, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस चढ़ती रही। गेन्स उतने एक्सप्लोसिव नहीं थे जितने इनिशियल सर्ज में थे, लेकिन अपवर्ड कर्व रॉक सॉलिड और स्टेडी था। पूरे दिन मैंने एब्सोल्युटली कुछ नहीं किया सिवाय अपनी फ्यूचर्स होल्डिंग्स को ऊंचा और ऊंचा क्लाइम होते देखने के। इतनी एफर्टलेसली पैसे कमाना एब्सोल्युटली एक्सेलरेटिंग फील होता है। जर्नल की इनसाइडर नॉलेज के साथ मैं 1 मंथ से भी कम में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अप्रोच कर रहा था। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि आगे के पेजेस पर क्या होगा। फाइनली 6 बजे स्काई डिम होने लगा। फ्रंट डोर बीप किया और एलिज अंदर आई। पहले वाला सॉफ्ट क्यूट लाउंज वेयर लुक गॉन था। इस बार एलिज ने एक शार्प नेवी ब्लू सूट पहना था। उसकी लॉन्ग लेग्स पर शियर न्यूड स्टॉकिंग्स थी। गोल्ड रिम ग्लासेस के साथ पूरा पॉलिश्ड प्रोफेशनल लुक कंप्लीट हो रहा था। मुझे एलिज को देखते हुए कैच करके उसका फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। रे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मैं इसमें वियर्ड लग रही हूँ? ये कपड़े मॉम ने चूज किए हैं, उन्होंने कहा। ऑफिस में काम करना है तो वैसे ही ड्रेस करना होगा। मुझ पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। मैंने क्विकली से हिलाया। नहीं नहीं, तुम उस सूट में अमेजिंग लग रही हो। मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम इनक्रेडिबल लग रही हो। बस मेरी कॉम्प्लीमेंट सुनकर एलिज के लिप्स के कॉर्नर्स अपने आप कर्ल अप हो गए। उसकी आंखें एक स्पार्कलिंग ग्लो से लाइट अप हो गई और उनमें से फ्लैश हुआ चार्म मुझे डेड इन माय ट्रैक्स रोक गया। जो वॉरियर के लिए बिलीव करे उसके लिए वो लड़ता है, जो वुमन को एडोर करे उसके लिए वो शाइन करती है। एलिज एब्सोल्युटली ओवरजॉयड लग रही थी। उसने चेंज करने की कोई बात नहीं की। आज फ्रिज में कुछ नहीं है, चलो मेरी ट्रीट, बाहर चलते हैं बढ़िया डिनर के लिए। भले ही मैंने पहले कुक होने की बड़ाई की थी, सच ये है कि किचन में मेरी स्किल्स प्रिटी एवरेज है। कल रात का डिनर प्योर ब्लफिंग था, ये सुनकर कि कुक नहीं करना है। मैंने रिलीफ की साई ली। 1 मिनट दो, चेंज कर लेता हूँ। शायद इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। नॉर्मली शाई एलिस ने एक्चुअली पहले स्पीकअप किया। चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही ग्रेट लग रहे हो। चलो। मैंने एक कैजुअल एथलेटिक लाउंज वेयर पहना था। मेरा टॉल लीन फ्रेम फुल डिस्प्ले पर था। बस डिनर ही तो है, इसलिए मैंने पुश नहीं किया। मैं एलिस के साथ दरवाजे से बाहर निकला। किरण टावर से निकलने वाले पाथ पर एक रिवीलिंग आउटफिट पहने हुई वुमन, उसका मेकअप थोड़ा ओवरडोन था, फोन पर बात करते हुए आगे चल रही थी। सेरेना, तुम ऑलरेडी वहां हो? 1 सेकंड रुको। तुम जानती हो मैं अब किरण टावर में रहती हूँ। किरण पेविलियन लिटरली 5 मिनट वॉक है। मैं रियली ब्रैग नहीं कर रही, लेकिन मेरे न्यू बॉयफ्रेंड ने इंसिस्ट किया कि मैं उसके साथ मूव इन करूं। वो रुका ही नहीं जब तक मैंने हाँ नहीं कहा। क्या करे, है ना? हे, क्या तुमने अभी राइस से ब्रेकअप नहीं किया? मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स में से किसी को तुमसे मिलाऊं? कंस्ट्रक्शन में है वो लोग, लोडेड है। तुम्हारे एक्स से कहीं बेटर, ट्रस्ट करो मुझ पर। ये फ्लर्टी समवॉट फ्लैशी वुमन तन्या थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सेरेना की बेस्ट फ्रेंड। अपनी यूथ और लुक्स पर राइड करते हुए वो बॉयफ्रेंड्स उतनी ही जल्दी बदलती है जितनी जल्दी आउटफिट्स। उसने एक न्यू बॉयफ्रेंड लैंड किया जो किरण टावर में रहता है और मूव इन करने की इतनी जल्दी थी। आखिर किरण टावर रंग का सबसे एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ रहना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। आज उसने सेरेना को नियर बाय किरण पवेलियन में डिनर के लिए इनवाइट किया था और डिलिबरेटली लेट रन कर रही थी, बस दिखावा करने के लिए। जब टानिया फोन पर सेरेना से बात कर रही थी, वो सडनली मिड स्टेप फ्रीज हो गई। उसकी आंखें वाइड हो गई। फिर टानिया ने फोन में कहा, खुद को बिलीव करते हुए बैरली, हे सेरेना, गेस करो मैंने अभी किरण टावर में किसे देखा? तुम कभी गेस नहीं करोगी। ऑफ कोर्स नहीं कर सकती। मैं बताती हूँ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड रे मेरे ठीक सामने चल रहे हैं और उनके साथ एक एब्सोल्यूट स्टनर है। स्टनर वर्ड एक्स्ट्रा हार्ड हिट किया। टानिया आगे की तरफ जॉग करते हुए आगे बढ़ी। अभी भी फोन पर बिलीव नहीं करती? फोटोज भेजती हूँ। तुमने सालों उस बंदे के साथ सोई हो, क्या पीठ से पहचान सकती हो? उसने फोन उठाया और मेरी और एलिस की पीठ के पीछे से रैपिड बर्स्ट में फोटो स्नैप की। ले, फोटोज भेजे, देखो। मैं आगे जाकर फेस शॉट्स लेती हूँ। टानिया एक्साइटमेंट में बस कर रही थी। उसकी इनर गॉसिप क्वीन फायर पर थी। वो और सेरेना टेक्निकली बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियलिटी में वो प्लास्टिक बेस्टीज हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश करती हैं। इस तरह का ड्रामा अनफोल्ड होते देखकर टानिया शो देखने से ज्यादा हैप्पी थी। उसने शॉर्टकट लिया और हमसे आगे निकल गई। कुछ और स्नीकी फोटो स्नैप्ड किए और स्ट्रेट सेरेना के फोन पर भेज दिए। किरण पवेलियन के वेटिंग एरिया में सेरेना ने फोन उठाया और टानिया के भेजे फोटोज को डिसबिलीव से देखा। ये रे ही है। किरण टावर में कैसे है? और इसके साथ ये वुमन बहुत फेमिलियर लग रही है। वेट, क्या ये एलिस नहीं है? सेरेना ने खुद से मुर्मुर किया स्क्रीन को देखते हुए। टानिया की आवाज उसके कान में बज कर रही थी, एक्साइटेड लेकिन हश्ड। देखा, मेरे न्यू आईफोन के शॉट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। ओ माय गॉड, ये गर्ल दूर से ज्यादा नहीं लगती, लेकिन डिजाइनर हर जगह ड्रिप कर रही है। उसने जो सूट पहना है वो गिवेंची स्प्रिंग कलेक्शन का है। बैग लिमिटेड एडिशन लुई विटॉन लग रहा है। स्टॉकिंग्स तक बैलेंसियागा है। वो पूरा आउटफिट 2 लाख से स्टार्ट होता है और बस पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। टानिया खुद को रैंचिंग सोशलाइट मानती है। वो हर टॉप लग्जरी ब्रांड के हर सीजनल रनवे शो पर नजर रखती है। उसकी आई रेजर शार्प है और उसने एक ही ग्लांस में एलिस का टॉप टियर एंसेंबल क्लॉक कर लिया। फिर भी ये महंगे कपड़े एलिस पर कंप्लीटली नेचुरल लगते थे, जैसे कस्टम टेलर्ड हो। ट्राइंग टू हार्ड का एक भी हिंट नहीं। टानिया मुड़ गई और हमारा वेट किया। फिर फोन में बोली, सेरेना, तुमने कहा था रे बैंकरप्ट हो गया, तो इतनी हाई कैलिबर वुमन के साथ किरण टावर पर कैसे शो अप कर रहा है? उसका आउटफिट एब्सोल्युटली इंसेन है। बस टॉप ब्रांड्स नहीं, कस्टम साइजिंग लग रहा है और वो इतनी यंग है।
क्या तुम उस वुमन को जानती हो जो उसके साथ है? तन्या हेसिटेट हुई। जो वर्ड्स वो ऑलमोस्ट बोलने वाली थी उन्हें स्वॉलो कर लिया। रे के साथ जो वुमन अभी है, चाहे उसका फेस हो, फिगर हो या फैशन सेंस, सेरेना को हर तरह से कंप्लीटली आउटक्लास कर रही थी। अगर उसने एक्चुअली वो फोन पर कह दिया तो उनकी फ्रेंडशिप प्लास्टिक बेस्टीज के रूप में भी सर्वाइव नहीं करती। सेरेना ने लिप बाइट की और डिफिकल्टी से जवाब दिया, जानती हूं उसे, एलिस है उसका नाम, हमारी कॉलेज क्लासमेट थी। जब हम थोड़ा और आगे निकल गए, तानिया ने फिर से दूर से हमें टेल करना शुरू किया, अभी भी फोन पर। ये वियर्ड है। अगर राई कोई रिच ओल्डर वुमन के साथ होता तो शायद वो ब्रोक हो गया और केप्ट मैन बन गया, लेकिन ये तुम्हारी क्लासमेट है और वो दोनों इतने काम और कंफर्टेबल लग रहे हैं साथ में। ये एड अप नहीं होता। क्या हो सकता है कि राई एक्चुअली कभी बैंकरप्ट था ही नहीं? शायद उसने तुम्हें इस वुमन के साथ डंप करने का बस एक्सक्यूज चाहिए था। उसका ब्रेन कुछ प्रोसेस करने से पहले ही सेरेना ने स्नैप बैक किया, मैं वो थी जिसने उसे डंप किया। हमारा एक दूसरे से एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में बात करना बंद करो। आ रही हो या नहीं? नहीं आ रही तो मैं जा रही हूँ। दूसरी तरफ तानिया क्लियरली बता सकती थी कि वो सेरेना को एज पर पुश करने वाली है, इसलिए उसने क्विकली कहा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है, ऑलमोस्ट पहुंच गई, वेट करो मेरे लिए। फोन रखने के बाद सेरेना ने टफ फ्रंट मेंटेन किया, लेकिन अंदर से उसका माइंड एक मेस था। कुछ दिन पहले ये कंक्लूजन कि मैं बैंकरप्ट हूँ, डेवन के बस कुछ वर्ड से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरी अपार्टमेंट और कार बेचने का फैक्ट और मेरा उसकी महंगी हैंडबैग न दिलाना, वो टाइनी क्लूज उसके खुद के टेम्पर के साथ मिलकर सेरेना को सबकॉन्शियसली डेवन की हर बात फैक्ट मान लेने पर लीड कर गए। मैं रियली बैंकरप्ट था, सब बेच दिया, फ्लैट आउट ब्रोक, डेट में डूबा हुआ। मैं सेरेना हूँ, एक प्रिंसेस। किसी बैंकरप्ट लूजर के साथ क्यों सफर करूं? जितनी जल्दी हो सके भाग लो। उस इंपल्स के मोमेंट में सेरेना ने मेरी एक भी वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी। उसने स्पॉट पर ब्रेकअप चूज किया। उसके बाद आने वाले इंक्रीजिंगली वाइल्ड रूमर्स ने बस सेरेना को और कंग्रेचुलेट करवाया कि उसने कितना डिसाइसिवली एक्ट किया। लेकिन अभी तानिया के वर्ड्स उसके गट में ड्रेड की एक वेव भेज रहे थे। क्या राय एक्चुअली बैंकरप्ट नहीं था? क्या ये सब बस उसका मुझे टेस्ट करने का तरीका था और मैं फेल हो गई? नहीं, इम्पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी उसे डंप किया, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। सेरेना ने सिर हिलाया, इन थॉट्स को माइंड से फ्लिंग करने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाई थी कि किरण पैविलियन के दूर से वॉक करने वाले दो लोगों ने उसकी आंखें शॉक से वाइड कर दी। रे, किरण पैविलियन के एंट्रेंस पर एलिज और मैं एक वेटर के साथ गाइड होते हुए अंदर आ रहे थे। मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी, एलिज, हम बस एक क्विक बाइट लेने आए हैं। इतना फैंसी रेस्टोरेंट क्यों चूज किया? जो एलिज मेरे साथ शाई स्वीट हार्ट की तरह एक्ट करती है, वो यहाँ सडनली परफेक्टली एट ईज लग रही थी। उसने स्माइल किया, हमारे कॉम्प्लेक्स के पास है और खाना ग्रेट है, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। इसके अलावा तुम लेटली बहुत एग्जॉस्टेड हो। मेरा दिल नहीं किया तुम्हें सुबह वेकअप करने का। तुम्हारे लिए यहाँ का बेस्ट स्टेक ऑर्डर करूंगी, रिचार्ज करना जरूरी है। ये एक्सचेंज सुनकर सेरेना के इमोशंस एक हरिकेन थे। फ्यूरी अंदर बर्न हो रही थी, भले ही हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके थे। सेरेना के माइंड में वो सबकॉन्शियसली मुझे अभी भी अपनी प्रॉपर्टी मानती है और कोई और उसकी चीज को टच करे ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे एलिस के साथ इतनी इंटीमेटली साइड बाय साइड वॉक करते और इतनी पर्सनल बातें करते देखकर सेरेना का खून सिर पर चढ़ गया। खुद को रोकने से पहले ही वो ब्लर्ट आउट हो गई, रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को अपना नाम लेते सुनकर मैंने आवाज फॉलो की और उसे वेटिंग एरिया में बैठे देखा। सेरेना ने क्लियरली आज रात अपने अपीयरेंस पर बहुत एफर्ट लगाई थी। जो वर्साचे आउटफिट उसने पहना था वो एक बार मेरा दिया हुआ गिफ्ट था, लेकिन मेरे बिसाइड खड़ी एलिस से कंपेयर करें तो सेरेना का फ्लैशी मेकअप थोड़ा ओवरडोन लग रहा था। लुक्स और फैशन सेंस दोनों में एलिस ने उसे आउटक्लास किया हुआ था। अगर सेरेना एक केयरफुली स्टाइल सोशलाइट है तो मेरे बिसाइड खड़ी एलिस एक प्रिंसेस थी जो ग्रेस में पैदा हुई हो। सेरेना को देखकर मेरे फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड थे। 3 साल साथ रहे और उसने एक रिडिकुलस रूमर पर मुझे डंप कर दिया। ये कहना कि मुझे कुछ फील नहीं होता, ये झूठ होगा। अगर मैं रियली बैंकरप्ट हो गया होता तो ये मोमेंट अनबेरेबली ऑकवर्ड होता, शायद बिटर भी। लेकिन मैं एक्चुअली बैंकरप्ट नहीं हूँ और रॉयल फ्यूचर्स जो मैसिव फॉर्च्यून डिलीवर करने वाले हैं उससे मेरे पास दुनिया का सारा कॉन्फिडेंस है। मेरे फेस पर कुछ नहीं दिखा। मैंने सेरेना को देखा और कोल्डली कहा, यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, बस डिनर के लिए आया हूँ। बस इतना कहकर मैं एलिस के साथ सेरेना से मुड़ गया, उसके पास वॉक करते हुए। वो आदमी जो कभी उसकी हर बात मानता था अब उसके साथ इतनी कोल्ड इंडिफरेंस से ट्रीट कर रहा था। आंखें जीरो अटैचमेंट दिखा रही थी। एक और वुमन के बिसाइड बिना एक भी ग्लांस पीछे किए चल रहा था। सेरेना का फ्यूरी एक्सप्लोड हो गया। उसने सारा कंपोजर खो दिया, फीट पर शूट अप हुई और मेरा रास्ता ब्लॉक कर लिया। मैं रुका, उसे फ्राउन किया और कहा, क्या चाहती हो? ऑनेस्टली सेरेना को खुद नहीं पता था कि वो क्या चाहती है। बस मुझे और एलिस को साथ इतने परफेक्टली मैच्ड खड़े देखना उसे रेज से भर रहा था। तुम तो बैंकरप्ट होने वाले थे ना, इतने काम कैसे हो? बैंकरप्ट हो तुम? तुम्हारे बिसाइड एक और अमेजिंग वुमन कैसे है? बैंकरप्ट लोगों को ब्रिजेस के नीचे सोना चाहिए मुझसे फिर मिलने पर। क्या तुम्हें रोकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? बाकी लोग सेरेना के हेड के अंदर का सर्कस नहीं देख सकते थे। वेटर कामली आगे आया, खुद को मेरे और सेरेना के बीच पोजीशन करते हुए, हम दोनों को सेपरेट करते हुए और पॉलिटली पूछा, मिस क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अगर नहीं तो मुझे अपने गेस्ट को उनकी टेबल पर एस्कॉर्ट करना है। रेस्टोरेंट बहुत क्वाइट है। रेज वॉइसेस का अचानक बर्स्ट तुरंत नियर बाय डाइनर्स का अटेंशन ड्रॉ कर गया। सब गर्दन उठाकर देखने लगे। इतनी सारी स्टेयर्स से पिनड होकर सेरेना पीछे नहीं हट सकती थी, लेकिन स्लिंक अवे भी नहीं करना चाहती थी।
उसने मुझ पर गेज फिक्स की और वेटर से कहा, क्या किरण पवेलियन रैंच का सबसे अपस्केल रेस्टोरेंट नहीं है? क्या इसमें ड्रेस कोड नहीं है? इस तरह ड्रेस्ड किसी को मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाने दे रहे हो? क्या ये पूरा एक्सपीरियंस डाउन नहीं करता? क्योंकि मैं जल्दी में निकला था और सोचा था कैजुअल मील है। मैंने सिंपल लाउंज वेयर पहना था, पैरों में फ्लिप फ्लॉप्स, लुक एक्सट्रीमली कैजुअल था। सेरेना ने मेरा आउटफिट स्पॉट किया और मुझे एम्बैरस करने का मौका देखा। उम्मीद थी कि उसके अंदर बॉयल होती इरेशनल फ्रस्ट्रेशन वेंट हो जाएगी, लेकिन सेरेना की कंप्लेंट सुनकर मेरे सामने खड़े वेटर ने पॉलाइटली स्माइल किया और कहा, किरण, पवेलियन का फिलॉसफी अपने गेस्ट की सर्व करना है। कस्टमर इज किंग। जब तक गेस्ट की अटायर बेसिक डिसेंसी वायोलेट नहीं करती, सबका किरण पवेलियन में स्वागत है। फिर वेटर ने पॉज किया, स्लाइटली मुड़ा और एलिस की तरफ रिस्पेक्टफुली बॉ किया, फिर कंटिन्यू किया, ये जेंटलमैन मिस एलिस के साथ है और मिस एलिस की मदर किरण पवेलियन की ओनर है, इसलिए एलिस के किसी भी फ्रेंड हमारे सबसे ऑनर्ड गेस्ट हैं। सेरेना का फेस पहले व्हाइट फिर ग्रीन हो गया। वो मोटिफाइड थी, वर्ड से परे। उसकी एम्बुश ने न सिर्फ मुझे एम्बैरस करने में फेल किया, बल्कि कंप्लीटली बैकफायर हो गई। यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी वेटर ने उसे इतने फर्मली उसके गेस्ट की डिफेंस में शट डाउन कर दिया। कमोशन इंक्रीजिंगली लाउड होता जा रहा था। सराउंडिंग डाइनर्स का अटेंशन और बढ़ता जा रहा। कुछ ने तो अपने फोन्स निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। रूम में विस्पर्स रिपल हुई। देखो, ये सोप ओपेरा ड्रामा लग रहा है। दो वुमेन एक आदमी के लिए फाइट कर रही हैं। आदमी थोड़ा हैंडसम है, बाकी प्रिटी ऑर्डिनरी लगता है, बस थोड़ा हैंडसम। अगर मैं उतना हाफ भी गुड लुकिंग होता तो मैं ओवर द मून होता। अगर मैं उतना हैंडसम होता तो दूसरी वुमेन शायद तुम्हारे लिए मुझसे फाइट करती। इंक्रीजिंगली रिडिकुलस कमेंट्री सुनकर मैंने एक साई ली और कहा, सेरेना, हमारा ब्रेकअप हो गया, हम खत्म हो गए। अब से हम एक दूसरे की जिंदगी से दूर रहते हैं। ये एक पब्लिक प्लेस है, प्लीज कुछ डिग्निटी रखो और मेरा रास्ता ब्लॉक करना बंद करो। बस इतना कहकर मैंने अपना आर्म एलिस के शोल्डर्स के अराउंड डाला, उसे अपने बिहाइंड शील्ड करते हुए, और सेरेना के स्टन फेस के पास सीधे डाइनिंग एरिया में वॉक कर गया। सेरेना एंट्रेंस पर अकेली खड़ी रही, जैसे एक क्लाउन अपना दिल लगाकर परफॉर्म करे उस ऑडियंस के लिए जो ऑलरेडी चली गई हो। अपने ऊपर और बढ़ती हुई नजरें फील करके सेरेना से और नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने फ्यूरी में पैर पटका, वेटिंग एरिया में वापस नहीं गई और अपना हैंडबैग स्विंग करते हुए बिना पीछे देखे किरण पवेलियन से स्टॉर्म आउट हो गई। आज सेरेना को एलिस ने हर डायमेंशन में कंप्लीटली आउटक्लास किया। लुक्स, प्रेजेंस और फैशन, हर फ्रंट पर हार गई। फिर उसने सीन किया और वेटर से ऑलमोस्ट थ्रू आउट होते होते बची। सेरेना की स्किन चाहे जितनी थिक हो, वो अब किरण पवेलियन में रहकर खा नहीं सकती थी। लेकिन जो सेरेना ने दूर से बोल्ट आउट होते हुए नहीं देखा, वो ये था कि टन्या, उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, उसकी प्लास्टिक बेस्टी, ऑलरेडी मेरे पीछे किरण पवेलियन में फॉलो कर चुकी थी। एक्चुअली टन्या ने अपने फोन पर पूरा सीन रिकॉर्ड किया था। उसके फेस पर एक स्लाई स्माइल आई जैसे उसने हील्स क्लिक किए और सेरेना के पीछे साशे किया। जहां तक उस इंसिडेंट का सवाल है, मुझे जरा भी केयर नहीं थी। मेरे हार्ट में एक भी रिपल नहीं था। स्ट्रीट पर थ्रू आउट होने के बाद मैंने सेरेना को वैसी देख लिया जैसी वो एक्चुअली है, वैन, डिसलॉयल और ऐसी वुमन जो मुझे तुरंत ड्रॉप कर देती है जैसे ही चीजें हार्ड होती हैं। वो मेरी फीलिंग्स का एक भी श्रेड डिजर्व नहीं करती। जो पर्सन एक्चुअली मेरे टाइम और इमोशंस के वर्थ है, वो मेरे सामने है, मुझे सिर्फ कंसर्न की नजरों से देख रही है। क्या तुम ठीक हो? भले ही मेरा एक्सप्रेशन काम था, एलिस अभी भी थोड़ी वरीड थी। डर था कि मैं बस ब्रेव फेस पुट ऑन कर रहा हूँ। आखिर मैंने अभी सेरेना से ब्रेकअप किया था और सबसे ह्यूमिलिएटिंग तरीके से थ्रो आउट हुआ था। कोई भी इसके बाद कंप्लीटली अनफेज्ड नहीं रह सकता। लेकिन मैं फेक नहीं कर रहा था, मैं जेन्युइनली मूव ऑन कर चुका था। मैंने एलिस को स्माइल किया और कहा, वरी मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे हार्ट में सेरेना परमानेंटली पास्ट में है। उस जैसी वुमन मेरी दी हुई फीलिंग्स डिजर्व नहीं करती। बस थोड़ा सॉरी फील होता है कि इतने साल किसी ऐसे पर वेस्ट किए। मुझे ये कहते सुनकर एलिस रिलैक्स हो गई और उसके चेस्ट में एक सीक्रेट थ्रिल स्टर हुई। इन सालों में भले ही हम बैरली टच में थे, एलिस क्वाइटली मुझे देखती रही थी, साइलेंटली क्रश करती रही थी। यही वजह थी कि जैसे ही उसे पता चला कि मुझे थ्रो आउट किया गया, वो इंस्टेंटली रीच आउट करके मूव इन इनवाइट करने में केपेबल थी। अब जब मैंने सेरेना के लिए अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली लेट गो कर ली, क्या इसका मतलब ये है कि एलिस का चांस फाइनली आ गया? जैसे ही उसका हार्ट सोअरिंग हो रहा था, मैंने स्पीक अप किया, उसके बारे में इनफ, मुझे अपने बारे में बताओ। ग्रेजुएशन के बाद हमने ज्यादा बात नहीं की। इन पिछले कुछ सालों में क्या किया? कॉलेज भर में शायद उसकी क्वाइट पर्सनैलिटी की वजह से एलिस कभी रियली स्टैंड आउट नहीं हुई। ग्रेजुएशन के बाद वो कंप्लीटली मेरे सोशल सर्कल से वैनिश हो गई। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। फिर भी बस कुछ साल अपार्ट रहने के बाद जो वंस अनरिमार्केबल एलिस थी, वो अब रैंक चांग के सबसे एक्सक्लूसिव कॉम्प्लेक्स में रहती है और एक छोटी फॉर्च्यून वर्थ के कपड़े पहनती है। ये मुझे जेन्युइनली क्यूरियस कर रहा था कि वो एक्चुअली कौन है। कॉलेज के बाद मैं 2 साल की मास्टर्स डिग्री के लिए वापस गई और लॉ में स्विच किया। फिर डियांग लॉ फर्म ज्वाइन की और लॉयर बन गई। अभी मेरी प्रोबेशन पीरियड खत्म हुई है और मैं ऑफिशियली एक फुल अटॉर्नी हूँ। एलिस का जवाब सुनकर मैं जेन्युइनली स्टन्ड हो गया। वो इसे ऐसे कह रही थी जैसे कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये फार फ्रॉम सिंपल था। डियांग लॉ फर्म आरसी की शायद पूरे देश की सबसे बड़ी फर्म है
उसकी रेपुटेशन मैसिव है। एक फ्रेश ग्रेजुएट का स्ट्रेट इनटू डहन वॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहले दूसरी फर्म्स में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिल्ड करना होगा, खुद के लिए एक नाम बनाना होगा, उसके बाद ही डहन में शॉट मिल सकती है। आखिर डेहंग वो जगह है जहां देश के सबसे एलीट लॉयर्स गैदर होते हैं। देश के कई मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे डेहंग के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। एलिस के लिए, जो एक फ्रेश ग्रेजुएट थी, जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्कूल के बाद राइट एंड वॉक करने की बस एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एलिस के पास सीरियस कनेक्शंस हैं। लीगल प्रोफेशन को सिर्फ लॉ की नॉलेज से ज्यादा चाहिए। हर सेक्टर में सोशल रिसोर्सेज और रिलेशनशिप्स जरूरी हैं। डेहंग ने एलिस की बैकग्राउंड की पावर को रिकॉग्नाइज किया और उसे स्पॉट पर रिक्रूट किया, लेकिन एलिस ने ये एलैबोरेट नहीं किया कि वो कैसे अंदर गई। इसके बजाय उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है जिसके लिए तुमने कैपिटल रेज करने के लिए अपार्टमेंट और कार बेची और सबने कह दिया कि तुम बैंकरप्ट हो? खाना आ गया था, मैं हंग्री था, इसलिए मैं खाते हुए बात करने लगा। मैंने सब कुछ इसलिए बेचा क्योंकि इंटरनेशनल फ्यूचर्स में एक प्ले करनी थी। तुम जानती हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सीरियस कैपिटल चाहिए, वरना बड़े प्लेयर्स तुम्हें फ्लीज कर देते हैं। मेरा जवाब सुनकर एलिस के फेस पर सरप्राइज फ्लैश हुई। क्या तुमने अपार्टमेंट और कार बेची और सारा पैसा फ्यूचर्स मार्केट में डाल दिया? फ्यूचर्स में ऑल इन, ये इंसेनली रिस्की है। एलिस को फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा पता था। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो इंटरनेशनल फ्यूचर्स कहीं ज्यादा वॉलेटाइल हैं, पोटेंशियल रिटर्न्स हायर हैं, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं। जितना बड़ा रिवॉर्ड उतना बड़ा रिस्क। एक गलत मूव और सब कुछ खो जाता है, पूरी फॉर्च्यून वाइप आउट, बिना ट्रेस के गॉन। एलिस के शॉक और वरी का सामना करते हुए मैंने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया, मैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ। एक मेजर कमोडिटी होने की वजह से ये एक्चुअली दूसरे फ्यूचर्स से ज्यादा स्टेबल है, रिस्क बहुत कम है। ये सच था कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में रिलेटिवली कम रिस्क है, लेकिन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो रिस्क अभी भी सिग्निफिकेंटली हायर है, और मैंने उसके ऊपर 50 टाइम्स लेवरेज के साथ किया। अगर आंसर जर्नल की इनसाइडर नॉलेज और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी न होती तो ये मूव इतनी एग्रेसिव होना फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं होता। तुमने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदे, कब खरीदे? एलिस इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑयल मार्केट फॉलो करती रही थी। आखिर जो दुनिया दशकों से पीस में थी, उसमें स्केल की वॉर का सडनली फूट पड़ना सबके लिए शॉकिंग न्यूज था। क्रूड ऑयल प्राइसेस का स्काईरॉकेट होना हर न्यूज चैनल पर हर दिन प्लास्टेड था, और मैंने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स चूज किए। इससे भी इंपॉर्टेंट ये था कि अगर एलिस को सही याद है तो मैंने वॉर शुरू होने से पहले अपार्टमेंट और कार बेची थी। अगर वॉर से पहले मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में ऑल इन किया था, तो अब क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड होने के साथ मैंने एब्सोल्युटली किलिंग की होगी। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं छुपाया, स्ट्रेट बताया। मैंने वॉर शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदे थे, और जब खरीदे मैंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए 50 टाइम्स लेवरेज ऐड किया था। यह सुनकर एलिस कंप्लीटली फ्लोर्ड हो गई। उसने मुझे देखा, उसके रोजी लिप्स इनवॉलंटरीली पार्ट हो गए। मैंने न सिर्फ वॉर से पहले क्रूड ऑयल फ्यूचर्स खरीदने की हिम्मत की, बल्कि उसके ऊपर 50 टाइम्स लेवरेज स्टैक करने की भी, एक ऐसा मूव जिसे बस इंसेन ही कहा जा सकता था। और यही इंसैनिटी थी जो मुझे अनइमेजिनेबल रिटर्न्स लेकर आई। एलिस की आवाज अब एक्चुअली ट्रेम्बलिंग थी। 50 टाइम्स लेवरेज के साथ तुम्हारी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी? 40 लाख। एलिस क्रूड ऑयल प्राइस ट्रेंड्स ट्रैक कर रही थी। एक क्विक मेंटल कैलकुलेशन ने उसे रफ नंबर दे दिया, तो तुम्हारे रिटर्न्स अभी 100 मिलियन से ज्यादा होने चाहिए। आरसी के फाइनेंस कॉम्प्लेक्स में रहते हुए भी, लाखों का सूट पहनते हुए भी एलिस उस नंबर से स्टैगर्ड हो गई। 100 मिलियन। हाँ, कुछ बिलियनर्स मजाक में इसे बस एक छोटा गोल कहते हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर वास्ट मेजॉरिटी के लिए ये एक अनरीचेबल ड्रीम है। और मैंने ये बस कुछ दिनों में किया। इस तरह की फॉर्च्यून इतनी फास्ट अर्न करने के लिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मुझे टेबल के पार कॉन्फिडेंस रेडिएट करते हुए देखकर एलिस का हार्ट स्वे फील हुआ, जैसे मेरा पूरा बीइंग ग्लो कर रहा हो। यही वो आदमी है जिसे मैं, एलिस, इन सालों से पसंद करती आई हूँ। एलिस के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल स्प्रेड हो गई। वो ट्रूली डीपली मेरे लिए खुश थी। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया, मेरी तरफ टिप किया और कहा, ये इनक्रेडिबल न्यूज है रे, कांग्रेचुलेशंस। मैंने हैप्पीली अपना ग्लास उठाया और उसके साथ जेंटली क्लीन किया। थैंक यू। और थैंक यू मुझे तब जगह देने के लिए जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। एलिस ने सिर हिलाया स्माइल करते हुए। ओह, स्टॉप टीजिंग करो मुझे। तुम्हारे पास अभी 100 मिलियन से ज्यादा है। उस पैसे से तुम कहीं भी जा सकते थे। मेरी नेटवर्थ 9 फिगर्स हो सकती है, लेकिन वो सारे पैसे फ्यूचर्स मार्केट में टाइड अप है। मैं एग्जैक्टली उन्हें स्पेंड नहीं कर सकता। ऑनेस्टली, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं फ्लैट ब्रोक था। अगर तुमने मुझे नहीं लिया होता तो मैं लिटरली स्ट्रीट पर सो रहा होता। हाफ सीरियस हाफ जोकिंग मैंने कंटिन्यू किया। ये वाइन का ग्लास, बोरोड वाइन से मेरे सेवियर के लिए टोस्ट। चीयर्स। एलिस मेरी एंटिक्स पर बर्स्ट आउट लाफिंग हो गई। चीयर्स। हमने ग्लासेस उठाए और पी लिए। आधा ग्लास रेड वाइन फिनिश करने के बाद एलिस के फेयर डेलिकेट फेस पर 2 रोजी ब्लशेस ब्लूम हो गए। उसे एक स्लाइटली टिप्सी अलूर दे रहे थे। उसने कंटिन्यू किया, तुम पहले ही इतना कमा चुके हो, कब कैश आउट करोगे? मैं थोड़ा और वेट करूंगा। जब तक वार नहीं रुकती, ऑयल प्राइसेस में अभी और रूम है क्लाइम करने का। क्या अब जब तुम देख रही हो मेरे पास रहने की जगह है, मुझे बाहर निकालने की जल्दी हो गई? एलिस ने फ्रैंटिकली सिर हिलाया। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हें जाने नहीं कहना चाहती। जितना चाहो रहो मेरे यहाँ, फॉरएवर भी ठीक है। जैसे ही वर्ड्स उसके मुंह से निकले, एलिस को रियलाइज हुआ कि ये कैसा लग रहा है।
उसका फेस और रेड हो गया और उसने हेड ड्रॉप कर लिया। उसे इतना एडोरेबल देखकर मैं बर्स्ट आउट लाफिंग हो गया। एक छोटे एनिमल को टीज करने का गिल्टी प्लेजर फील करते हुए मैं रेजिस्ट नहीं कर सका। ये तुम्हारे ही वर्ड्स हैं, अब तुम मुझसे स्टक हो। इतनी अच्छी जगह है, मैं सीरियसली फॉरएवर रह रहा हूँ। मेरे हाफ जोकिंग हाफ सीरियस वर्ड सुनकर एलिस ने सडनली फेस लिफ्ट किया। आंखें कुछ डीपर से स्पार्कलिंग हो रही थी और अपनी सारी करेज जोड़कर बोली, डील अगले करीब 2 हफ्तों में मैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एलिस की जगह पर रहा, इंटरनेशनल सिचुएशन और क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट्स मॉनिटर करते हुए। जैसे जैसे वॉर सिचुएशन ग्रेजुअली क्लियर होती गई, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स प्राइसेस ठीक वैसे स्टेबलाइज हुई जैसा आंसर जर्नल ने प्रेडिक्ट किया था। क्रूड ऑयल अब $150 पर बैरल पर हिट कर चुका था, उस मार्क के आसपास स्टेडली ऑसिलेट कर रहा था। जर्नल के अकॉर्डिंग 150 नियर टर्म पीक है। जल्द ही प्राइसेस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हिट करेंगी और स्टेडी डिक्लाइन शुरू करेंगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक्यूरेटली ट्रेंड गेज नहीं कर सकते और अभी भी फ्रैंटिकली बाइंग इन कर रहे हैं। मीनवाइल इनसाइडर नॉलेज वाले नेशनल फंड्स और मेजर इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉकपाइल फ्यूचर्स वेव्स में अनलोड कर रहे हैं। एक साइड बाइंग कर रही है, दूसरी सेलिंग, पुश और पुल। यही वजह है कि क्रूड ऑयल 150 के आसपास प्लेटो हो गया है। लगता है यही सही वक्त है अपने फ्यूचर्स बेचकर कोल्ड हार्ड कैश में कन्वर्ट करने का। चीजें कैसे प्ले आउट हो रही हैं देखते हुए मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि अपने अकाउंट के हर लास्ट बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फ्यूचर्स को लिक्विडेट करूं और सब बेच दूं। पर्सनल स्टैंड पॉइंट से मेरी फ्यूचर्स होल्डिंग्स मैसिव थी और उन्हें कैश में कन्वर्ट करना एक स्टैगरिंग फॉर्च्यून होती। लेकिन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स इतने इनॉर्मस मार्केट हैं कि जब मैंने अपना सब कुछ एक ही बार में एक्सचेंज पर डंप किया तो इसने बैरली एक रिपल बनाई। मार्केट ने इसे होल फॉलो कर लिया। हर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल होने के साथ मेरी फ्यूचर्स होल्डिंग 0 पर ड्रॉप हो गई और मेरे अकाउंट बैलेंस में अब लिखा था 1 बिलियन और 20 मिलियन। एक मंथ से भी कम में मेरी एसेट्स उस 40 लाख से जो मैंने अपार्टमेंट और कार बेचकर स्क्रैप किए थे 1 बिलियन से ज्यादा हो गई। भले ही एक्चुअली कैश आउट करने से पहले मैं अपने पोटेंशियल रिटर्न्स 1000 बार कैलकुलेट कर चुका था। जिस मोमेंट ये पैसे ट्रूली एक्चुअली मेरे अकाउंट में बैठे थे मैं बियॉन्ड एक्सटैटिक था। मेरी रेसिंग हार्ट सेटल होने में काफी टाइम लगा। अभी मैं बस इस मैसिव विंडफॉल की थ्रिल सेवर नहीं कर रहा था, मैं उस शेयर पावर पर भी मार्वल कर रहा था जो मेरे डिसेंडेंट्स ने फ्यूचर से भेजे आंसर जर्नल में थी। बस एक सिंगल पेज ने मुझे 1 बिलियन बना दिया। इससे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि बाकी पेजेस क्या सरप्राइजेस लेकर आएंगे। अब उसी राउट को फॉलो करते हुए जिससे पहले फंड्स बाहर मूव किए थे और एक साइजेबल प्रोसेसिंग फी पे करने के बाद मैंने ये इनॉर्मस सम अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अपने फोन की नोटिफिकेशन में डिजिट्स की वो लंबी स्ट्रिंग देखकर मेरा हार्ट फाइनली ट्रूली सेटल हो गया। डस्ट फाइनली सेटल हो गई। अब रिवॉर्ड्स एंजॉय करने का टाइम है। मेरी पुरानी अपार्टमेंट अभी वापस नहीं खरीदी जा सकती और वैसे मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है उसे वापस लेने का। 1 बिलियन के साथ अगर जगह खरीद रहा हूँ तो मैंशन होनी चाहिए। कीरन टावर एक्चुअली क्यों नाइस है, कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का पेंट हाउस फ्लैट और कार न होना इनकन्वीनियंट है। पुरानी 1 लाख युआन की कम्यूटर कार अब काम नहीं आएगी। अगर कार खरीद रहा हूँ तो मिलियन युआन लग्जरी टियर से स्टार्ट होगी। फाइन कार्स हर आदमी का इटर्नल परसूट है। जब लग्जरी कार्स का जिक्र हो तो ज्यादातर लोग इमीडिएटली लैम्बोर्गिनी, पागानी, फरारी और दूसरे टॉप टियर सुपर कार्स के बारे में सोचते हैं। ये मशीन्स एक फॉर्च्यून कॉस्ट करती हैं, इजीली कई मिलियन ईच। जैसी रोड पर एक अपीयर होती है हर हेड मुड़ जाता है। स्ट्रीट पर हेड स्टन करने का अल्टीमेट टूल। लेकिन एवरीडे लाइफ में रोड पर इन सुपर कार्स में से एक स्पॉट करना एक्सट्रीमली रेयर है। एक तरफ ये टॉप टियर स्पोर्ट्स कार्स ऑर्डिनरी लोगों के अफोर्ड करने के लिए सिंपली बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी तरफ सुपर कार ग्राउंड क्लियरेंस एब्सर्डली लो है, परफेक्ट रोड कंडीशंस डिमांड करती है। हमारे स्पीड बम्प से भरे रोड्स पर वो कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है। इन कार्स में से एक को किसी डिसेंट स्पीड पर सिंगल स्पीड बम्प के ऊपर ड्राइव करो और अंडर कैरेज सीधे शॉप वापस जाने के लिए स्ट्रेट हो जाता है। और कुछ समय पहले मैंने एक बार एक फ्रेंड का लैम्बोर्गिनी हुराकन ड्राइव किया था। कार के जार ड्रॉपिंग एक्सटीरियर के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है इम्पॉसिबली क्रैम्प्ड कैबिन। एक रेगुलर फैमिली कार परफेक्टली कंफर्टेबल होती है। अगर ड्राइवर सीट ऑफ फील हो तो बस सीट और बैकरेस्ट एडजस्ट करो। लेकिन लैम्बोर्गिनी हुराकन ड्राइव करने के लिए तुम प्रैक्टिकली कॉकपिट में हाफ फ्लैट लेटे होते हो। न सिर्फ स्पेस टाइनी है, कंफर्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ये वो सैक्रिफाइस है जो सुपर कार्स एरोडायनामिक डिजाइन और रॉ परफॉर्मेंस के लिए करती हैं। इसलिए मेरी ओपिनियन में डेली लाइफ में ये सुपर कार्स ड्राइव करना अनबेरेबल है, प्योर सफरिंग है। अभी भी 1 बिलियन के साथ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इन कार्स को खरीदने का जो बस लेजेंड में एग्जिस्ट करती हैं। जिस ब्रांड पर मेरी नजर है वो बेंटली है। दुनिया के सबसे इलीट ऑटोमेकर्स में से एक के रूप में बेंटली की प्रेस्टीज फेरारी और लैम्बोर्गिनी के एवरी बिट इक्वल है। और कंफर्ट की बात आए तो बेंटली मार्केट के हर सुपर कार को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करती है और सबसे आइकॉनिक मॉडल है अनडाउटेडली बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी। फ्यूचर से आंसर जर्नल मिलने से पहले भी मैंने हमेशा एक ओन करने का ड्रीम देखा था। अब बैंक में 1 बिलियन के साथ मैंने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। मैंने फोन निकाला, बिग लू के नाम से सेव्ड कॉन्टैक्ट पर स्क्रॉल किया और कॉल किया। लाइन कनेक्ट हुई और एक आदमी की बूमिंग आवाज आई, रे आज मुझ जैसे के बारे में क्या सोचा, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये आवाज लू की थी जिसका रियल नेम लू था। अपनी हेफ्टी बिल्ड की वजह से उसे जानने वाले सब उसे बिग लू कहते। उसे निकनेम से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट ये स्टिक हो गया। बिगलू को जानने की वजह डेवन की इंट्रोडक्शन थी। बिगलू और डेवन दोनों यूज्ड कार बिजनेस में हैं।
क्लाइंट्स के लिए लग्जरी व्हीकल सोर्स करना दोनों की कैपेबिलिटी के वेल विदिन है। जब डेवन और मैं डिनर्स और ड्रिंक्स के लिए बाहर जाते थे, हम अक्सर बिग लू को साथ लाते थे, इसलिए वो और मैं अच्छी तरह फैमिलियर हैं। बिग लू एक्चुअली मुझसे कुछ साल बड़ा है, लेकिन एक बिजनेसमैन के रूप में जो मानता है कि कोर्टेसी गुड फॉर बिजनेस है चाहे किसी भी ऑथोरिटी रहता है, और मेरे साथ यंगर होने के बावजूद वो हमेशा पूरे रिस्पेक्ट के साथ रे कहता है, बिग लू अभी भी कार गेम में हो, मुझे कुछ चाहिए, ट्रैक डाउन कर सकते हो। वर्ल्ड क्लास ऑटोमेकर होने की वजह से बेंटली के मेनलैंड चाइना में बहुत कम डीलरशिप्स हैं, सिर्फ बीजिंग और शंघाई जैसे कुछ मेजर सिटीज में। रैंक में कोई ऑफिशियल बेंटली डीलरशिप नहीं है। बेंटली कॉन्टिनेंटल खरीदने के लिए या तो मैं खुद किसी दूसरे सिटी जाऊं या कोई रिलायबल बायर ढूंढूं। फोन के दूसरी तरफ बिगलू क्लियरली एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुआ, फिर अपना टोन वार्म रखा। श्योर थिंग, अगर रे मांग रहे हैं इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। बिगलू कवर करेगा, नो क्वेश्चन। लेकिन फिर उसने पॉज किया और कंटिन्यू किया, क्या तुम और डेवन टाइट नहीं हो? फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो उसकी बजाय? अगर उसे पता चला तो वो मुझे ब्लेम नहीं करेगा। मैं चकल हुआ, डेवन वो डेडबीट मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, उसे भूल जाओ, उसका नाम लेना भी बैड लक है। बिगलू मुझे बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदनी है, लेटेस्ट मॉडल दिला सकते हो? ये सुनकर बिगलू ने डबल टेक किया, वो बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, ये सीरियस मशीन है, बेस मॉडल अलोन 30 लाख से ऊपर है, ईजी वर्जन 50 लाख के करीब है। रे क्या जैकपॉट लगा या कुछ? लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना तुम्हारी फाइनेंसेस ने हिट खाई, अब यहाँ बेंटले कॉन्टिनेंटल खरीदने आए हो, क्या ये थोड़ा प्रीमेचर नहीं है? बिगलू ने डिप्लोमेटिकली फ्रेज किया, लेकिन मैं एग्जैक्टली सुन सकता था उसका एक्चुअल मतलब क्या था। मैंने सुना तुम बैंकरप्ट हो गए, 50 लाख की बेंटली तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे रन अराउंड मत करवाओ और पिकअप पर फाइंड आउट करवाओ कि पे नहीं कर सकते, ये फनी नहीं होगा। मैंने स्माइल किया, बिगलू के डाउट से जरा भी ऑफेंड नहीं हुआ। क्या डेवन से सुना कि मैं बैंकरप्ट हूँ? वो बस एक रूमर है जो वो स्प्रेड करता रहा है। बिगलू मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा करते हैं, मुझे एक बैंक अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें 5 लाख डिपॉजिट वायर कर देता हूँ, पीस ऑफ माइंड के साथ कार ढूंढो। अगर तुमने फाइंड किया और मैंने नहीं खरीदी तो वो 5 लाख तुम्हारे फाइंडर फी के तौर पर। डील? बिगलू इंस्टेंटली पर्क्ड अप हो गया। रे ये क्या कह रहे हो, हमारे बीच डिपॉजिट की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि तुमने ऑलरेडी ऑफर किया, मना करना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। थोड़ी देर में बैंक अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ, जब रेडी हो ट्रांसफर कर देना। मैं बेंटली से फोन पर हो जाता हूँ और गारंटी देता हूँ लेटेस्ट फुली लोडेड बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी मिलेगी। मुझे 5 लाख अपफ्रंट ऑफर करते सुनकर बिगलू का फोन पर टोन इमीडिएटली कई डिग्रीज हीट अप हो गया। आखिर वो एक बिजनेसमैन है, उसने हर तरह की रूमर सुनी है और ज्यादातर बस नॉइज होती है। मैं बैंकरप्ट हूं या नहीं, बिगलू को एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं कैश पुट अप कर सकता हूं और उसके थ्रू बेंटली कॉन्टिनेंटल खरीद सकता हूं। मैं उसका क्लाइंट हूं, उसका किंग हूं। फोन रखने के बाद मैंने इमीडिएटली बिगलू के भेजे अकाउंट पर 5 लाख वायर कर दिए। मेरा बैलेंस बैरली बस्ट, एक राउंडिंग एरर का भी राउंडिंग एरर। तुम सच में इमेजिन नहीं कर सकते कि रिच होना कितना अच्छा फील होता है। ग्रिन के साथ सिर हिलाते हुए मैंने कपड़े पहने और बाहर निकलने की तैयारी की। मेरे बैंक अकाउंट में 1 बिलियन से ज्यादा है, ये इनॉर्मस अमाउंट की लिक्विड कैपिटल है और इसे एक प्रॉपर होम फाइंड करना जरूरी है। हुरन रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग देश में करंटली 1,70,000 लोग हैं जिनकी एसेट्स 100 मिलियन से एक्सीड करती हैं, लेकिन उस फिगर में रियल एस्टेट और इलिक्विड स्टॉक्स और फंड्स शामिल हैं। तो 1 बिलियन लिक्विड कैपिटल एक स्टैगरिंग नंबर है। पूरे देश में 1 बिलियन लिक्विड कैश वाले इंडिविजुअल्स की नंबर वैनिशिंगली स्मॉल है। सिर्फ मैसिव पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशंस और सिमिलर इंस्टीट्यूशंस ही किसी भी गिवन टाइम पर 1 बिलियन लिक्विड फंड्स कैरी कर सकती हैं। इसलिए भले ही 1 बिलियन कोई इम्पॉसिबली लार्ज नंबर न लगे, इसके साथ कैश वर्ड ऐड करने से ये डाउनराइट टेरिफाइंग हो जाता है। 1 बिलियन लिक्विड कैपिटल वो नंबर है जिसे कोई भी बैंक इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा प्लान नहीं है कि ये बिलियन मेरे करंट अकाउंट में बैठे रहे, इसे एक प्रॉपर होम फाइंड करना है। मैंने फोन निकाला और नोएल को कॉल किया। लाइन कनेक्ट हुई। नोएल बिजी हो? अभी भी काम पर हो? क्या बात है? मैं तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ, अभी आ सकता हूँ? श्योर आ जाओ, लेकिन सडनली बैंक अकाउंट खोलने की इच्छा क्यों? वेल मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरा पुराना बैंक सब होल्ड नहीं कर सकता। हाँ राइट, मेसिंग अराउंड बंद करो, बस यहाँ आ जाओ, मैं जल्दी ही काम से छूट रही हूँ। मैंने फोन रखा, आईडी उठाई और निकल गया। कुछ दिन पहले जब मैंने अपार्टमेंट और कार बेची, सबने सोचा मैं बैंकरप्ट हो गया, सबने मुझसे प्लेग की तरह अवॉइड किया, लेकिन नोएल ने खुद रीच आउट किया और मुझे 20,000 भी ट्रांसफर किए। ये याद रखो कि नोएल की फैमिली वेल ऑफ नहीं है, उन्हें पुअर भी कह सकते हैं। इसलिए भले ही मैं कभी ट्रूली बैंकरप्ट नहीं था, उसकी काइंडनेस मेरे साथ रही है। अब जब मेरे पास मौका है, मैं उसे रीपे करना चाहता हूँ। मेरा प्लान है कि बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस जहां नोएल काम करती है वहां अकाउंट खोलूं और अपना पूरा बिलियन वहां ट्रांसफर करूं। मैंने सुना है कि बैंक एम्प्लॉइज सबके पास डिपॉजिट अट्रैक्शन टारगेट्स होते हैं। अगर मैंने इस तरह का पैसा उसके बैंक में पार्क किया तो नोएल को सीरियस बूस्ट मिलनी चाहिए। मैं पहले 2 बार नोएल की ब्रांच में गया हूँ। किरण टावर से फेयर डिस्टेंस पर है, वॉकिंग में फॉरएवर लगेगा, क्योंकि मेरी कार ऑलरेडी बिक चुकी है और बेंटली कॉन्टिनेंटल अभी नहीं आने वाली। मैंने एक ऐप से राइड बुक की। कार न होना रियली इनकन्वीनियंट है। बेंटली आने से पहले शायद कोई टेम्पररी राइड पिकअप करनी चाहिए। कार में बैठकर मैं नोएल की बैंक ब्रांच की तरफ हेड किया। मीनवाइल नोएल जो अभी फोन रखकर खड़ी हुई और लेजिली स्ट्रेच कर रही थी। बैंक यूनिफॉर्म एक नेवी ब्लू ड्रेस शर्ट के साथ नी लेंथ पेंसिल स्कर्ट था। मास प्रोड्यूस होने की वजह से ज्यादातर लोगों पर अच्छा फिट नहीं होता और थोड़ा फ्रम्पी लग सकता है, लेकिन नोएल के साथ डेफिनेटली वो केस नहीं था। नोएल का टॉल
स्ट्राइकिंग फ्रेम था, 5 फुट 7 की पूरी हाइट के साथ, लेग्स जो फॉरएवर जाती लगती थी, स्ट्रेट और स्लेंडर, उस स्कर्ट के नीचे एब्सोल्युटली आई कैचिंग। जैसे ही नोएल एक कैट की तरह स्ट्रेच कर रही थी, उसका फ्लॉलेस गोल्डन रेशियो फिगर उसके 100 वर्कर्स की आंखों के सामने फ्लैश हुआ। हर मेल कॉलीग ने सीक्रेटली हार्ड स्वॉलो किया। वुमेन ने आंखें रोल की, साइलेंटली मटर करते हुए जलन से भरी हुई। अभी उसकी विंडो पर कोई कस्टमर नहीं था। नोएल ने विंडो क्लोज साइन लगाया और ब्रेक के लिए पीछे चली गई। लेकिन जब वो ब्रेक रूम फ्रिज के पास से गुजरी, वो डेड इन हर ट्रैक्स रुक गई। उसकी डेलिकेट ब्राउज फरो हो गई और एंगर उसके फेस पर फ्लैश हुई। फ्रिज के बिसाइड ट्रैश कैन में प्लास्टिक रैप में टाइटली रैप्ड एक बैग पड़ी थी, जिसमें प्री ब्रूड हर्बल मेडिसिन के कई पैकेट्स थे। ये मेडिसिन थी जो नोएल ने काम से पहले हॉस्पिटल फार्मेसी से पिकअप की थी। फ्रिज में रखी थी ठंडी रखने के लिए, शिफ्ट के बाद घर ले जाने का प्लान था। ये मेडिसिन थी जो उसने अपनी सिक मदर के लिए हॉस्पिटल में प्रिपेयर करवाई थी। रेफ्रिजरेटेड रखनी होती वरना पोटेंसी खो सकती है, लेकिन अब किसी ने इसे फ्रिज से निकालकर स्ट्रेट ट्रैश में फेंक दिया था। नोएल दौड़ी, बिन के पास झुकी और मेडिसिन बाहर निकाली। जैसे ही उसकी फिंगर्स ने प्लास्टिक रैपिंग टच की, वो बता सकती थी कि पैकेट्स आइस कोल्ड से नियरली रूम टेम्परेचर हो चुके थे। ये पैकेट्स काफी देर से बाहर थे, जिसका मतलब था कि जिस मेडिसिन को रेफ्रिजरेशन चाहिए थी वो लाइकली खराब हो चुकी थी। नोएल की आवाज एंगर से शेक हो रही थी। ये किसने किया? मेरी मेडिसिन फ्रिज से किसने निकाली? बैंक में हर पेयर ऑफ आइज नोएल की तरफ मुड़ गई, लेकिन उन गाजेस में ज्यादातर कोल्ड इंडिफरेंस थी, या इससे भी बुरा मैलिशियस अम्यूजमेंट। तभी एक और फीमेल एम्प्लॉई कंप्लीटली अनबॉदर्ड होकर स्ट्रोल करती आई। नोएल की फ्यूरी से जरा भी अफेक्टेड नहीं, वो स्ट्रेट उसके पास गई, फ्रिज खोली, कॉफी का एक कैन निकाला और फ्लैटली बोली, मैंने किया। प्रॉब्लम? ऑफिस फ्रिज सबके लिए है, तुमने उसमें हर्बल मेडिसिन का ढेर लगा दिया और मेरी कॉफी में स्मेल आ गई। कौन जाने उन गंदे पैकेट्स में क्या था? क्या हो, अगर कोई पॉइजन हो जाए, क्या तुम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो? इसलिए मैंने तुम पर फेवर किया उन्हें फेंक कर। तुम्हें मुझे थैंक करना चाहिए। नोएल शेयर रेट से ऑलमोस्ट हंसी। उसने कहा, थैंक करूं? थैंक यू और तुम्हारी पूरी फैमिली को। ये मेडिसिन मैंने हॉस्पिटल से अपनी मदर के लिए ली थी, ठंडी रखनी थी। तुमने फेंकी और अब सब बर्बाद हो गए। और रिकॉर्ड के लिए मैंने हर पैकेट को प्लास्टिक रैप की मल्टीपल लेयर्स में रैप किया था, कई लेयर्स। जीरो स्मेल था। लेना नाम की एम्प्लॉई जिसके लिप्स एब्सर्डली ब्राइट रेड पेंट थे, कलर्ड कॉन्टैक्ट्स, आई शैडो, आईलाइनर, सब कुछ लगा था। उसने किसी तरह प्लेन बैंक यूनिफॉर्म को ऐसी चीज में टर्न किया था जो नाइट क्लब चिल्लाती थी। नियॉन लाइट्स ऐड करो और वो कैरियोके बार में फिट हो जाती। लेना ने डिसमिसिवली स्मर्क किया, कॉफी खोली, सिप ली और बोली, तुम्हारी मेडिसिन खराब हो गई। मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, इसमें स्मेल था तो स्मेल था। कभी मुझे मेडिसिन फ्रिज में रखते मत दिखाना, क्योंकि जब भी देखूंगी फेंक दूंगी। लेना की प्रेजेंट अनटचेबल एटीट्यूड देखकर नोएल एक्सप्लोर होने वाली थी। उसकी इनकम ऑलरेडी मॉडेस्ट है। खुद को सपोर्ट करने के अलावा वो अपनी मदर का भी ख्याल रखती है जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती। फाइनेंशियल प्रेशर इनॉर्मस है। बर्बाद हुई मेडिसिन करीब 2000 युआन की थी और अब सब यूजलेस है। मदर की मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल में फिर से पे करना होगा, लेकिन मेरी हेल्प के लिए नोएल ने ऑलरेडी अपनी पूरी 20,000 युआन की सेविंग्स दे दी थी। वो अब मेडिसिन रिप्लेस भी अफोर्ड नहीं कर सकती और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन लेना रिमॉर्स का एक आउंस भी नहीं दिखाती। इनफैक्ट वो डाउनराइट स्मग लग रही है। उसकी आंखें प्रोवोकेशन से ग्लीमिंग है। नोएल फ्यूरियस और हार्ट ब्रोकन दोनों थी एक साथ। वो स्ट्राइड करके आगे गई और लेना का आर्म ग्रैब किया। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुमने मेरी मेडिसिन ट्रैश में फेंकी, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। नोएल भले ही स्लेंडर और फ्रैजिल लगती है, लेकिन सालों के हाउसवर्क ने उसे रियल स्ट्रेंथ दी है। लेना ने 2 बार आर्म यांक किया, लेकिन फ्री नहीं हो सकी। वो श्रीक हुई, नोएल क्या कर रही हो? क्रेजी हो? छोड़ो मुझे। सीन कैओस में डिसेंड हो गई। यूनिफॉर्म्स पुल होकर रिंकल्ड हो रहे थे, हेयर एवरीवेयर फ्लाइंग, दोनों एक मेस की तरह लग रहे थे। स्कफल में लेना ने अपनी कॉफी ग्रैब की और बिना हेजिटेशन के स्ट्रेट नोएल की तरफ हर्ल कर दी। आइस कोल्ड कॉफी नोएल के हेड पर स्प्लैश हो गई और डार्क स्टेन्स उसकी यूनिफॉर्म शर्ट में सोक हो गए। हेड से चेस्ट तक आइस कॉफी में ड्रेंच्ड नोएल स्पॉट पर फ्रीज हो गई। मेडिसिन बिना किसी रीजन के फेंकी गई। उसे रॉन्ग फील हो रहा था, बस एक एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। लेना से एक सिंपल अपॉलॉजी भी इनफ होती। मेडिसिन ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी, कोई चेंज नहीं हो सकता था। लेकिन नोएल ने कभी नहीं सोचा था कि लेना, वो पर्सन जिसने ये सब किया, इतनी विशियस और एरोगेंट होगी। रिमॉर्स का एक श्रेड नहीं, और अब सीधे मुंह पर कॉफी डंप कर दी। नोएल के अंदर फ्यूरी बॉयल हो गई। उसने पाम उठाई, लेना को फेस पर स्लैप करने के लिए तैयार। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर एक आवाज रूम से थंडर हुई, रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वर्क आवर्स में फिजिकल हो रहे हो, ये आउटरेजियस है। किसी को नोटिस किए बिना ब्रांच मैनेजर विक्टर रूम में अपीयर हो गया था, ब्राउ फरोड, फेस डार्क एंगर से। एक ही ब्रांच के एम्प्लॉइज बैंक के अंदर बिजनेस आवर्स में फाइटिंग कर रहे हैं। अगर ये बाहर गया तो मंथ्स तक लाफिंग स्टॉक बनेंगे। विक्टर ने स्ट्राइड करके आगे आया और दोनों को स्नैप किया। अभी छोड़ो। नोएल ने साइलेंटली ग्रिप रिलीज किया, पॉकेट से टिश्यूज निकाले और खुद को वाइप ऑफ करने लगी। लेकिन कॉफी के डार्क स्टेन्स थे जो चाहे जितना रब करो निकल नहीं रहे थे। हर वाइप बस उन्हें बिगर स्ट्रीक्स में स्मीयर कर रहा था। वो एक रैक लग रही थी। लेना दूसरी तरफ, जिस मोमेंट विक्टर अपीयर हुआ, इंस्टेंटली उसका एग्रेसिव स्वैगर ड्रॉप हो गया। वो एक हेल्पलेस विक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई। विक्टर के पास पाउट के साथ आ गई। बॉस, उसने मुझ पर अटैक किया। देखो, उसने मेरी रिस्ट स्क्रैच कर दी। उसने वो रिस्ट उठाई जो नोएल ने ग्रैब की थी और विक्टर के आर्म से रब किया, अपना आधा बॉडी उससे प्रेस करते हुए, बिना शर्म के। लेना की बॉडी की वार्मथ फील करके विक्टर का कंपोजर वेवर हुआ।
लेकिन बैंक के हर एम्प्लॉय के देखते हुए उसने थ्रोट क्लियर किया, लेना को पुश अवे किया और कोल्डली नोएल की तरफ मुड़ा। क्या हो रहा था? मैं बाहर गया और पहली चीज जो मैंने देखी वो तुम थी लेना को हिट करने की कोशिश करते हुए। सो वर्कर्स हो, बात करके नहीं सुलझा सकते? क्या ये जॉब रखनी है या नहीं? लेना और नोएल के बीच बैड ब्लड काफी पुरानी थी। नोएल ने लेजिटिमेट एंट्रेंस एग्जाम से अपनी पोजीशन अर्न की थी। लेना दूसरी तरफ जॉब इसलिए मिली क्योंकि एक रिलेटिव ने 2 करोड़ का अकाउंट खोलकर डिपॉजिट किया, एसेंशियली उसके लिए पोजीशन बाय करवाई। उनके फैमिली बैकग्राउंड्स, एजुकेशन और वैल्यूज इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते थे। वो कभी नहीं बनी। रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स कॉमन थे, लेकिन आज ये फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन में एस्केलेट हो गया, ऑलमोस्ट ब्लोज तक पहुंचा। नोएल हेड से टू तक स्टिकी थी, डीपली अनकंफर्टेबल। सारी स्टार्स फील करते हुए वो फ्रस्ट्रेशन से ओवरवेल्म थी। उसकी आंखें ऑलरेडी रेड थीं, लेकिन वो 100 वर्कर्स के सामने वीकनेस शो नहीं करना चाहती थी। स्टबर्नली उसने कहा, लेना ने बिना रीजन के मेरी मेडिसिन ट्रैश में फेंकी। उसने ये शुरू किया। लेना इमीडिएटली वाइन हुई। मैंने नहीं किया। कौन जाने वो स्मेली स्टफ क्या था। मुझे लगा किसी ने ग्रोस आउट करने के लिए छोड़ा है। अभी नोएल ने मुझे हिट करने की कोशिश की। सबने देखा। मुझे परवाह नहीं। मैं पुलिस कॉल कर रही हूँ। उसे अरेस्ट करवाओ, यूनिफॉर्म उतरवाओ और फायर करो। जब सही हो तो रूथलेस, और जब गलत हो तो और भी बुरी। ये लेना को परफेक्टली डिस्क्राइब करता था। पहले उसने नोएल को प्रोवोक किया और अब ट्रूथ ट्विस्ट कर रही है। अगर पुलिस एक्चुअली इन्वॉल्व हो गई तो चीजें स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। ब्रांच मैनेजर विक्टर अच्छी तरह जानता था कि लेना ने यह शुरू किया और नोएल ने एक्चुअली किसी को हिट नहीं किया, लेकिन पीस कीप करने के लिए उसने दोनों से कहा, सो वर्कर्स हो, ये छोटी सी बात के लिए पुलिस कॉल करना वर्थ नहीं है। मैं ये करता हूं। नोएल, तुम लेना से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि मेडिसिन फ्रिज में नहीं रखोगी, फिर ये खत्म है। विक्टर का रूलिंग सुनकर नोएल की आंखें डिसबिलीफ से वाइड हो गई। लेना गलत थी। उसने सब शुरू किया, नोएल की मेडिसिन बर्बाद की और उस पर कॉफी डंप की, और अब ब्रांच मैनेजर चाहता है कि नोएल माफी मांगे। नोएल शेयर एब्सर्डिटी से लाफ हो सकती थी। इतने ओपनली फेवरेट्स प्ले करना उसका खून खौला रहा था। वो राइट देन वहीं स्क्रीम करना चाहती थी, क्या ये बैंक बस तुम दोनों की मिलीसिगनी है? ठीक है, मैं क्विट करती हूँ। लेकिन ये वर्ड्स नोएल बस सोचने की हिम्मत कर सकती थी। सैलरी ग्रेट नहीं है, लेकिन उसे अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए ये इनकम चाहिए। मदर घर पर सिक है। अगर वो एक्चुअली ये जॉब खो दे, नोएल ऑनेस्टली नहीं जानती क्या करेगी। इसलिए ये जानते हुए भी कि लेना उसे बुली कर रही है, और ये जानते हुए भी कि विक्टर साइड्स ले रहा है, नोएल फाइट बैक अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने एक डीप शेकिंग ब्रेथ ली। उसकी आंखें गिरने वाले टीयर्स से ग्लिसन कर रही थी। उसकी आवाज इमोशन से चोक्ड होकर ट्रेम्बल्ड। मुझे माफ करना, बस इतना कहकर नोएल ने फ्लोर से बर्बाद मेडिसिन उठाई और अपनी स्टेशन पर वापस चली गई। उसके पीछे लेना अभी भी अनसैटिस्फाइड लग रही थी, नोएल की पीठ पर चिल्लाती हुई, ये कैसा एटीट्यूड है? तुम इससे अपॉलॉजी कहती हो? भूल जाओ, मैं ये जाने नहीं दे सकती। अभी पुलिस कॉल कर रही हूँ। विक्टर ने क्विकली स्टेप इन किया। बस लेना छोड़ो। फिर जहां कोई नहीं देख सकता था, विक्टर ने हैंड निकाला और लेना की वेस्ट को स्क्वीज किया, विस्परिंग, तुम आज गलत थी। मैंने सबके सामने तुम्हारी साइड ली। आज रात इसका हिसाब करना। लेना ने एक सॉफ्ट फ्लर्टी हम दी। विक्टर को एक लोडेड लुक दिया और कोई स्माइल के साथ विस्पर्ड, शैतान आदमी, बाद में टेक्स्ट करती हूँ। लेना को हिप स्वे करते डेस्क पर वापस जाते देखकर विक्टर के अंदर एक फायर बर्न हुई। काश अभी क्लॉक आउट हो जाए और इस विक्सन का रिवॉर्ड एंजॉय करे। नोएल अपनी स्टेशन पर वापस आई और फाइनली रोकना इम्पॉसिबल हो गया। उसने हेड काउंटर पर ड्रॉप किया और साइलेंटली रोने लगी। फेस आर्म्स में बीरीड होकर नोएल का हार्ट और डी पर अच्छे कर रहा था। चाहे कुछ भी करे, टीयर्स नहीं रुक रहे थे। वो बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस में 3 साल से है। बचपन में फादर को खोया, मदर सिक है, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। जो भी उसके पास है प्योर हार्ड वर्क और टैलेंट से अर्न किया है। लेकिन जब से उसने स्टार्ट किया, विक्टर ने हिंट्स ड्रॉप करना शुरू कर दिया। कास्टिंग काउच टैक्टिक्स ट्राई करते हुए, प्रमोशंस और परफॉर्मेंस बोनसेस को उसके बॉडी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हुए। नोएल ने बिना हेजिटेशन के रिफ्यूज किया। उसकी लुक्स के साथ अगर वो चाहती तो कोई भी बॉस चूज कर सकती थी। एक लोली बैंक टेलर बनने में क्यों सेटल करे? रिपीटेडली टर्न डाउन होने के बाद विक्टर का वुंडेड प्राइड रेज में बदल गया। वो हर टर्न पर नोएल को टारगेट करने लगा। जीरो कनेक्शंस वाली एम्प्लॉय होने की वजह से उसके पास फाइट बैक करने का कोई वे नहीं था और साइलेंस में सफर करती रही। अब तक जब वो और भी आगे चले गए, उसकी मदर की मेडिसिन स्ट्रेट ट्रैश में फेंक दी। ये उसकी सिक मदर का ट्रीटमेंट है। नोएल फाइट बैक करना चाहती है, लेकिन एक क्रशिंग सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस उसे सराउंड कर रही है। रोने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन ठीक तभी एक आवाज सडनली उसके कानों तक पहुंची। नोएल, तुम्हें क्या हुआ? किसी को उसका नाम लेते सुनकर नोएल ने फ्रैंटिकली टीयर्स वाइप किए और ऊपर देखा। मैं उसके काउंटर के सामने खड़ा था, ब्राउ फरोड। काउंटर के पार मुझे देखकर नोएल पैनिक हो गई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी शर्ट के कॉफी स्टेन्स कवर करने की कोशिश की और स्टैमर की, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? लेकिन उसकी शर्ट के स्टेन्स बहुत ज्यादा और बहुत डार्क थे। उसके स्लेंडर पेल आर्म्स उन्हें हाइड नहीं कर सकते थे। मैंने ब्राउ फरो किया और पूछा, क्यों रो रही थी? ये किसने किया? सच ये है कि मैं कुछ देर से यहाँ था। मैंने बैंक के अंदर से कुछ कॉमोशन सुनी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन्वॉल्व लोगों में से एक नोएल होगी। मेरे फेस पर डीपनिंग फ्राउन और फॉर्मिंग डार्क एक्सप्रेशन देखकर नोएल नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ट्रबल हो। उसने फेस से टीयर्स वाइप किए और फोर्स की एक स्माइल। मैं ठीक हूँ, बस पीछे कुछ से बम्प हो गई। क्या तुम नया बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहते थे? आईडी दो मुझे, 1 मिनट लगेगा। ये देखकर कि नोएल इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मैंने पुश नहीं किया। मैं काउंटर पर बैठ गया और नोएल को डॉक्यूमेंट्स दिए।
लेकिन मैंने ऑलरेडी माइंड बना लिया था, इस बैंक से निकलने के बाद मैं इसकी बॉटम तक जाऊंगा। नोएल ने मेरी हेल्प की जब मैं अपने लोवेस्ट पर था, इसलिए अब अगर नोएल को बुली किया जा रहा है तो मैं एब्सोल्युटली उसके लिए स्टैंड अप करूंगा। बैंक अकाउंट खोलना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। नोएल ने प्रैक्टिस ईज के साथ प्रोसेस वर्क किया, जाते जाते सब्जेक्ट चेंज करते हुए, तुम्हारी कंपनी की पेरोल नेशनल बैंक से है ना, यहाँ अकाउंट खोलने की इच्छा क्यों हुई? लोन ढूंढ रहे हो? अगर हाँ तो मैं ब्रांच मैनेजर से बात करूंगी और हायर क्रेडिट लिमिट दिलाने की कोशिश करूंगी। भले अभी विक्टर और लेना ने उसके साथ गलत किया था, नोएल ने मेरी हेल्प करने में एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। जरूरत पड़ती तो वो अभी विक्टर के ऑफिस में स्ट्रेट जाती, लेकिन मैंने सिर हिलाया। क्या मैंने ऑलरेडी फोन पर नहीं बताया? मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरा दूसरा बैंक सब होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए नया होम चाहिए। नोएल ने सोचा मैं बस उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके फेस पर एक स्मॉल स्माइल आई। तुम इम्पॉसिबल हो, सीरियस कभी नहीं हो सकते। ये देखकर कि नोएल मुझ पर बिलीव नहीं कर रही, मैंने आर्ग्यू करना बंद किया। इसके बजाय मैंने फोन निकाला, बैलेंस स्क्रीन खोला और उसकी आंखों के सामने फ्लैश किया। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम एग्जैक्टली मेरा टाइप नहीं हो, तुम्हें ट्रिक करने का कोई पॉइंट नहीं। भले ही मैं उसे टीज कर रहा था, नोएल कंप्लीटली स्टिल हो गई। वो ब्लैंकली मेरे फोन स्क्रीन पर नंबर देख रही थी, अपने ब्रेथ में विस्परिंग, ये 10 डिजिट्स हैं। उसने मुझे अटर शॉक से देखा। 1 बिलियन, क्या तुमने ये फोटोशॉप किया है? मैंने लाफ किया और सिर हिलाया उसे फोन देते हुए। खुद देख लो। नोएल ने लिया। उसकी स्लेंडर पेल फिंगर्स ने स्क्रीन पर स्वाइप किया। ऐप अनमिस्टेकेबली ऑफिशियल नेशनल बैंकिंग ऐप था। बैंकिंग प्रोफेशनल होने की वजह से नोएल जानती थी कि ये फेक वेबसाइट नहीं हो सकती, जिसका मतलब था कि रे के पर्सनल बैंक अकाउंट में 1 बिलियन डिपॉजिट्स हैं।